बट जब हम कुंभ की बात करते हैं, क्यों होता है, कहाँ से होता है, ये एकदम बेसिक आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो फिर भी नॉलेज है बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट, बट मेरे बाद में जो जनरेशन आया है अब उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके मम्मी पापा को शायद उतना नॉलेज नहीं था। बिल्कुल। जो समुद्र मंथन हुआ, आप बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता हूँ, उसका नाम मंथन होता है। जो मंथन मतलब उससे विचारों का मंथन होगा, समथिंग गुड विल कम आउट, राइट। वो शब्द समुद्र मंथन से आता है। इस समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, तो उस कुंभ से, उस कलश से उस अमृत की बूंदें 4 जगह गिर गईं। उन 4 जगह कुंभ होता है और उन्हीं दशाओं में होता है। पर ये जो आपने बात कही कि इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं हमारे रिलीजन के अंदर, इसके पीछे पर्पस क्या है? वो स्नान ही एक पर्पस है या और भी कोई अलग अलग चीजें होती है? उसको अब अमृत स्नान, जो उसका पुराना नाम था, जो अमृत स्नान है, उसमें होता क्या, सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में पहले जूना अखाड़ा गया, निर्मोही अखाड़ा गया, उदासीन अखाड़ा गया। वो साधु जिन्होंने बहुत सारा तप किया है, मतलब जहाँ पे हम 4 लेयर कपड़े पहन के खड़े हैं, केवल लंगोट में भस्म लगा के। आपने एक और चीज मेंशन की थी कि कुछ नाम चेंज किए हैं। हाँ जी। तो पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के नाम चेंज हो रहे थे, अब जो प्रथाएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनके भी नाम चेंज हुए। इस जगह का नाम क्या था? प्रयागराज, है ना। वो राज इसलिए लगाया जाता है, उसको कहते हैं कि ये तीर्थों का राजा है। रामचरितमानस कहती है इट्स द किंग ऑफ द तीर्थ स्थान, राइट। अकबर जी को बहुत अच्छा लगा ये। अकबर जी ने अपना दीन इलाही धर्म शुरू करा। उनका तो अल्लाह का स्थान है, अल्लाह का आबास है, तो अल्लाह आबास हो गया, अल्लाह आबास से वो अल्लाह आबाद बना। कुंभ मेला जो इतना बड़ा एक चीज है, पूरे वर्ल्ड के लिए फिनोमेना है, वहाँ पे व्हाई इज इट सेड कि मतलब नॉन हिंदूज को नहीं आने देंगे? मैंने कहा मुस्लिम आए वहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग, बिल्कुल ये शब्द करूँगे, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। वो तो किसी भी कर दी जाएगी भाई, कोई भी वहाँ पे गड़बड़ करेगा। हम बात करेंगे वहाँ सुरक्षा की क्या खतरनाक व्यवस्था है। वहाँ एनएसजी कमांडो से लेकर एक चेंज AI मॉनिटर्ड कैमरे से मॉनिटर्ड है वो। तो जो भी वो कुछ गड़बड़ करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो सरकार करेगी। लेकिन इतना विरोध करने के बाद मतलब वो कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने दो। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट एक रिटर्निंग गेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है। इनका नाम है शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है। इनके साथ में मैं जब भी बात करता हूँ, फर्स्टली मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे इनके साथ में बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शांतनु जी की एक नई किताब अभी आई है बाहर, जिसका नाम है मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ मेला। आज के इस पॉडकास्ट का सब्जेक्ट भी कुंभ मेला है। हमने डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट पे कि कैसे कुंभ मेला एक पूरी इकोनॉमिक मार्केट बना देता है पूरे देश के लिए। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको सनातन धर्म के बारे में कई सारी नई चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि हिंदुइज्म को पूरी दुनिया में जहाँ पे मूर्ति पूजक रिलीजन की तरह देखा जाता है, वहीं कुंभ मेला एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे भारत के या पूरी दुनिया के कई सारे करोड़ों लोग आते हैं, हिंदूज आते हैं सिर्फ स्नान करने के लिए, एक बाथ लेने के लिए, जो कि बहुत ही एक वियर्ड चीज़ है एक नज़रिए से अगर आप देखें, पर ये हमारे फिलॉसफी का, हमारे रिलीजन का, हमारे धर्म का एक बहुत ही कोर और इंटीग्रल पार्ट भी है। ये एक महाकुंभ स्पेशल पॉडकास्ट है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए। एंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके घर पे अगर कुछ छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये पॉडकास्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में, कुंभ मेले के बारे में उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते शांतनु जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। पिछले बार हमने एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंडिया के डिकोड किया था। हमने योगी जी के बारे में बात की थी, बीजेपी के बारे में ओवरऑल बात की थी। बिल्कुल। आज उससे एक बहुत ही डिफरेंट जगह पे हम जाने वाले हैं, एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सनातन सिविलाइजेशन का कोर भी माना जा सकता है, जो कि है कुंभ मेला। और जो इस साल कुंभ मेला हो रहा है, महाकुंभ कहते हैं उसे, पूर्ण कुंभ कहते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। नमस्ते। नमस्ते जज भाई, आपके नए स्टूडियो के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये मुझे सबसे पहले आपसे जानना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे आसपास में बच्चों को देखता हूँ, मेरे फैमिली में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हें कुंभ के बारे में ऊपर से पता है कि कुछ हो रहा है, शायद वो भी नहीं पता। हाँ, शायद वो बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता होगा। बट क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कुंभ एक ट्रेंडिंग वर्ड है, तो इसलिए उन्हें ये पता है कि एक कोई चीज हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। राइट। एंड आपने एक किताब लिखी है, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ मेला। तो एग्जैक्टली इस किताब में दिस वन,
यस, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ मेला। पूरी मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की एक सीरीज़ कर रहा हूँ, तो उस सीरीज़ में रामायण की बुक है। यह आइडिया ये है कि जो हमारे बच्चे, देखिए हमारा जो ब्रेन वॉश होना था वो तो हो गया, अब हम अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, राइट। वी आर ऑल मकौले पुत्र ना, वो जो हमें एक एजुकेशन सिस्टम दिया गया उससे हमने पढ़े, जिसमें भारत की तो कोई सभ्यता ही नहीं है, सब कुछ वेस्ट ने दिया है यार, मेडिकल सिस्टम वेस्ट ने दिया है, अर्बन सिस्टम वेस्ट ने दिया है। अब हमें पता लगा नहीं यार, ये तो सब यहीं से हुआ है, कॉप होके वहाँ चला गया। सो एटलीस्ट किड शुड अंडरस्टैंड कितने लोग जा क्यों रहे हैं। जो योगी बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पे 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या? ये लोग क्यों जा रहे हैं? श्रद्धा से जा रहे हैं, केवल अंधविश्वास है क्या? उसमें कुछ साइंस है क्या? उसकी कोई हिस्ट्री है क्या? उसका कोई इतिहास है क्या? तो योगी जी से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और योगी जी उसका आंसर दे रहे हैं। इस फॉर्मेट में एक ग्राफिक बुक है और एंड में बहुत सारे पजल्स गेम्स हैं, जिससे ये बात सबके पास तक पहुंचे। इनफैक्ट आपके बहुत सारे बुक्स में मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि दीज आर ग्राफिक नॉवेल्स, जो कि एक मॉडर्न बच्चे को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, क्विक रीड, क्योंकि उसकी जो लाइफ में, जैसे आपने ये एनिमे रखे हैं, उसकी लाइफ में जो है वो बहुत कलरफुल लाइफ है। आप उसको एक बोरिंग सा टेक्स्ट दे देंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। आप उसको फिर वो कहेगा चलो पिताजी ने दिया तो एक पन्ने पलट लूंगा। तो यू हैव टू गिव योर कंटेंट बट इन देयर फॉर्मेट। ट्रू। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो मैच कराने की कोशिश करी है मैंने। राइट। बट जब हम कुंभ की बात करते हैं जी, क्यों होता है, कहाँ से होता है, ये एक मैं बेसिक आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो फिर भी नॉलेज है बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट ओवर द इयर्स। मेरे दादा दादी ने मुझे बताया। बिल्कुल। बट मेरे बाद में जो जनरेशन आया है अब, उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके मम्मी पापा को शायद उतना नॉलेज नहीं था। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये बेसिक्स क्या है कुंभ के वो बताइए। देखिए, जैसे जो भारतीय सिविलाइजेशन है, इट्स अ वेरी वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो उसमें हर चीज़ की अलग अलग पोजीशनिंग हर बार होती रही। तो कुंभ अभी जैसे होता है और कुंभ का जो कारण है उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। तो जो कारण है उसकी पौराणिक कहानी, विष्णु पुराण में उसकी कहानी आती है कि जो समुद्र मंथन हुआ। आप बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता हूँ, उसका नाम मंथन होता है। जो मंथन मतलब उससे विचारों का मंथन होगा, समथिंग गुड विल कम आउट, राइट। वो शब्द समुद्र मंथन से आता है। ये समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले। और आपको मैं साइड में कुंभ में क्या चल रहा है वो भी बताता रहूँगा। वहाँ पे एक बहुत सुंदर डिजिटल म्यूजियम है जिसमें पूरी मूवी AR VR के माध्यम से दिखाई जा रही है। मतलब VR ग्लास पहन के, जो मैं बता रहा हूँ, मतलब समुद्र का मंथन हो रहा है, इधर असुर है, इधर देवता हैं, रत्न निकल रहे हैं, आपको ये VR से देखने को मिलेगा। तो मे बी दैट माइट बी इंसेंटिव फॉर द AR फैंस टू गो टू कुंभ। तो ये समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन क्यों हो रहा है? क्योंकि देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है। एक कुछ कारण से वो माला एक हाथी ने नीचे फेंक दी थी, तो उनको भूख लगा, श्राप दिया, उनकी शक्ति विहीन हो चुकी है। वो बिल्कुल पावरलेस, वेल्थलेस हो चुके हैं। लक्ष्मी जी पाताल में चली गई, चंद्रमा, ऐरावत सब पाताल में चले गए। तो उसके लिए युक्ति दी विष्णु जी ने कि तुम लोग भाई समुद्र मंथन करो और असुरों को भी कोऑप्ट कर लो, कि उनको भी दे दो कि तुम्हें भी मिलेगा। और उन्होंने पूरा क्षीर सागर का मंथन शुरू करा। उसके लिए मतलब मथनी जो है, जो चर्नर भी है, वो भी मंदार पर्वत है। वन माउंटेन इज अ चर्नर। उसकी डोरी भी एक स्नेक है बहुत बड़ा, वासुकी, जो शिव जी धारण करते थे। उसके बेस पे फिर कुर्म अवतार है, जो हमारी 10 अवतार की परंपरा है। अभी संबल खूब लाइमलाइट पर रहा, क्योंकि कल की अवतार का जो हमारे आने वाले हैं 10वें अवतार, इन 10वें दशावतारों की श्रृंखला में जो सेकंड अवतार है, सेकंड अवतार वो है कुर्म अवतार। राइट। टर्टल्स कछुआ, एक वृहद कछुआ विष्णु जी ने रूप लिया और वो इसके बेस में बैठे। तो ये चर्निंग हो रही है। इस चर्निंग से बहुत सारी चीजें निकली, जो 14 रत्न बोले। पहला रत्न तो नेगेटिव था, बल्कि वो निकला हलाहल, विष, जिसे शिव जी ने धारण कर लिया, उनका कंठ नीला हो गया। हम नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ नाम सबको पता होगा, नीलकंठ बहुत बालकों का नाम होगा, लेकिन वो नाम समुद्र मंथन की स्टोरी साथ है। जो नीलकंठ सुन रहा है ये, उसके लिए तो खास है कि जो आपका नाम है, बल्कि हर नीलकंठ को तो पहुंचना ही चाहिए। जो भी आपका पॉडकास्ट दे रहा है उसका नाम नीलकंठ है, उसको तो पहुंचना ही चाहिए। तो वो नीलकंठ निकले, उसमें से देवी निकली, अप्सराएं निकली, उसमें वारुणी निकली, जो मदरा की देवी हैं, जो वाइन की देवी हैं, और वो असुरों ने ले ली। और कितना अच्छा इंडिकेशन है तो हमारे टेक्स्ट में कि वाइन आप पी लीजिए, लेकिन वो आसुरी टेंडेंसी है, आपको पीना तो पीजिए। हमारे देखिए रिकमेंडेशन, हमारे यहाँ प्रीचिंग नहीं है। करेक्ट। दारू पियो मत पियो, नॉनवेज खाओ नहीं खाओ, ऐसी प्रीचिंग नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है वो। नहीं, उसके वो हैं एट्रीब्यूट्स बता दिए। ये खाना खाओगे ये सात्विक खाना है, ये खाना खाओगे ये राजसिक खाना है, ये खाना खाओगे तामसिक खाना है, तामसिक बनना जाओ खाओ, आई डोंट केयर। आपको आसुरी टेंडेंसी चाहिए कि दैविक टेंडेंसी चाहिए, इट्स ऑन यू, आप डिसाइड करो। लेकिन बता दिया है। हमारा ये नहीं कि एक बुक ने कह दिया ये होगा तो आप नर्क में जाओगे, ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन, राइट। तो ठीक है, वारुणी आई, फिर चंद्रमा आए जिनको शिव जी ने धारण किया, शारंगा धनुष आया जिसको राम जी ने, कृष्ण जी ने अपने, विष्णु जी ने अपने रूपों में यूज करा, पंचजन्य आया शंख से जिसके महाभारत के युद्ध का उद्घोष हुआ। ये सारे रत्न निकलते गए, अंत में आए धन्वंतरी। धन्वंतरी कुंभ लेके आए, कुंभ मतलब कलश घड़ा लेके आए, इसलिए नाम कुंभ है। उसके अंदर था अमृत। तो जब वो निकल के आए तो आपने असुर को भी कोऑप्ट कर रखा है, उन्होंने छीन के ले गए वो।
तो विष्णु पता लगा देवता वगैरह तो ये ले गए, उन्होंने मोहिनी रूप धारण करा, उनसे लिया वापस। फिर एक राहु केतु देवता के रूप में उसको पीने लगे, देवता का एक तरह से कैमोफ्लेज करके। तब तक उनका शीश उन्होंने कट किया, तब तक वो थोड़ा सा गल्प कर चुके थे। तो राहु केतु जो आपकी कुंडली में है वो भी समुद्र मंथन से आते हैं। तो ये जो कोलाहल मचा ना, ये जो रकस हुआ, इसने छीना उसने छीना, यहाँ गया, तो उस कुंभ से, उस कलश से उस अमृत की बूंदें 4 जगह गिर गईं। उन 4 जगह कुंभ होता है और उन्हीं दशाओं में होता है। जब वैसी दशा, जब समुद्र मंथन था उसकी जो दशाएं थी, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन है जुपिटर की, कि वो बृहस्पति सन के अराउंड चक्कर करते करते जब वो इस राशि में है, उमेश राशि में है, तो प्रयाग में कुंभ होगा। जब वो सिंह राशि में है तो उज्जैन में कुंभ होगा, नासिक में कुंभ होगा, महाराष्ट्र में भी कुंभ होता है। तो वो जो बूंदें गिरी वो 4 जगह गिरी, उत्तराखंड में गिरी, उत्तर प्रदेश में गिरी, मध्य प्रदेश में गिरी, महाराष्ट्र में गिरी। ये तो आज के नाम है। उत्तर प्रदेश में गिरी वो प्रयाग में, जहाँ पे ये महाकुंभ हो रहा है। उत्तराखंड में गिरी वो हरिद्वार में, गंगा नदी में, जहाँ पे हरिद्वार में कुंभ होता है। उज्जैन में गिरी वो शिप्रा नदी में, जहाँ पे महाकाल भी है, वहाँ पे कुंभ होता है। और नासिक या त्र्यंबक में वो गोदावरी नदी में गिरी, वहाँ कुंभ होता है। तो इन 4 जगहों में 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ, और 12 साल वाले 12 कुंभ हो जाए तो पूर्ण महाकुंभ जो होता है। तो ये इस बार लग रहा है, मतलब ना तो आपकी पिछली 3 जनरेशन ना आपकी अगली 3 जनरेशन देख पाएंगी इसको, इसलिए बहुत यूनिकली प्लेस। वंस इन अ लाइफ। तो जिसने भी एक बार सुन लिया है कि कुंभ है और उसके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ जाने के, है ना, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं फ्री भी हैं, आप रह सकते हैं फ्री, खा सकते हैं फ्री, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। वैसे जाने के भी तरीके हैं, बहुत सारे मठ, मंदिर, नेता, लीडर, सोशल लीडर फ्री में भी बसें चला रहे हैं। राइट। अगर आपको वो आपके आसपास मिल जाए तो उसमें भी चले जाइए। तो मेरे ख्याल से जाना तो चाहिए, इतनी यूनिक चीज़ है दैट यू हैव टू गो देयर। एंड क्योंकि वो नदियों में अमृत गिरा जयेश, तो वहाँ पे किसी तरह के दर्शन का मान्यता तो है कि आप दर्शन कर ले वहाँ आपके आसपास मंदिर, लेकिन जो मेन विधान है वो है डुबकी लेने का। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो बुत परस्त है, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं। भाई हमारे तो नदी में डुबकी लेने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। राइट। प्रयाग में तो कोई प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहाँ पे कोई शिव जी का, विष्णु जी का मंदिर देखने नहीं आ रहा है, कोई कुर्मावतार का मंदिर देखने नहीं आ रहा है। वहाँ लोग नदी में, क्योंकि उसमें अमृत गिरा था। ये कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है कि एक रिलीजन जिसे पूरे दुनिया में जाना जाता है आइडल पूजा करने के लिए, जो हम और वो बिना आइडल वर्शिप के 40 करोड़ लोग एग्जैक्टली इतने सारे लोग एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वी आर लाइक काइंड ऑफ डिनाउंस की तो आइडल वर्शिप है। वो क्या वो जेएनयू में गाते हैं, बुत गिराए जाएंगे, है ना। तो हम तो बुद्ध की पूजा करने नहीं जा रहे हैं इस टाइम तो, एटलीस्ट हम लोग बुद्ध की पूजा करने जाते हैं और बहुत श्रद्धा से जाते हैं। अयोध्या में पिछले साल 16 करोड़ लोग आए जयेश, और मंदिर बनने से पहले कितने आते थे? 2 लाख। 2 लाख टू 16 करोड़, मैं तो परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। कोई करके कमेंट्स में डालिए। है, हम बुद्ध की पूजा करने जाते हैं। मूर्ति हमारे लिए वो बुद्ध नहीं होता, हमारे लिए वो मूर्ति होती है, वो विग्रह होता है, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण होते हैं। और यहाँ तो हम बिना मूर्ति के, बिना विग्रह के, केवल नदी में करोड़ों लोग डुबकी लेने आ रहे हैं। राइट। उसका सिग्निफिकेंस, उस सिग्निफिकेंस में बात भी करेंगे क्या सिग्निफिकेंस है। पर ये जो आपने बात कही कि इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं हमारे रिलीजन के अंदर, इसके पीछे पर्पस क्या है? वो स्नान ही एक पर्पस है या और भी कोई अलग अलग चीजें होती है? देखिए, कालांतर में ओवर टाइम जब एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है ना, तो उसको जो नए रिफॉर्मर्स आते हैं उसमें ऐड ऑन करते जाते हैं। ये हमारे अच्छे, हमारे ये नहीं है कि ये किताब लिख दी खत्म, अब इसी पे सबको करना है ना। ये बाइबल है, कोई इस पे प्लस प्लस नहीं होगा। ये कुरान है, इस पे कोई प्लस प्लस नहीं होगा। कुंभ की परंपरा चलती आ रही थी, राजाओं ने उसको और बड़ा बड़ा करते गए। आपको ऋग्वेद में मेंशन आता है इसको, आपको अथर्ववेद में मेंशन आता है, आपको रामायण रामचरितमानस में वर्णन आता है। रामायण में पता है कब आता है? आपको याद है जब राम लक्ष्मण एक तरह से गुरुकुल की अपनी विद्या पूरी कर चुके थे, तो विश्वामित्र आए कि भाई मेरे यज्ञों में ताड़का, मारीच, सुबाहु बहुत विघ्न डालते हैं, आपको, मुझे राम लक्ष्मण को लेके जाऊंगा। तो ठीक है, वो लेके गए। रास्ता बहुत लंबा था, तो बहुत सारी कहानियां सुनाने लगे। तो उन्होंने समुद्र मंथन की कहानी सुनाई। अच्छा। तो रामायण में विश्वामित्र समुद्र मंथन की कहानी राम लक्ष्मण को सुना रहे, मतलब वहां से प्राचीन आता है। वो लोग बातें, कुछ लोग कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है, मतलब उस पर बाद में बात आएंगे, लेकिन अब प्रीपोस्टरस कितना देख रहे हो, जिसका ऋग्वेद में मेंशन है, जिसकी रामायण में चर्चा हो रही है, वो कह रहा है वो वक्फ की जमीन है। योगी जी ने कहा भाई तुम्हारा बीज भी नहीं उखड़ा था, तब से मेरी बीज भी फूटा नहीं था तुम्हारा, तब से मेरी कुंभ की परंपरा है। फिर जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने उसको एक और, क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट तो नहीं करना चाहूँ, एक और इंस्टेंस दिया उसको, एक और पोजिशनिंग दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, कोई शक्ति का उपासक है, हमारे सिख परंपरा के लोग हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें। इनको उन्होंने अखाड़ा कहा कि अखंड भारत बनाया उन्होंने। अखंड भारत, अभी वो घूमे, उन्होंने हर जगह अलग अलग डिबेट करी, शास्त्रार्थ करे, और उन्होंने 4 पीठों की भी स्थापना करी,
जो आदि शंकराचार्य के पीठों की स्थापना करी, उन्होंने कुंभ में एक इंटेलेक्चुअल फ्लेवर ऐड किया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं। एवरी साधु इज अ साइंटिस्ट। आदि शंकराचार्य मेंशन इज ऑलमोस्ट सो मेनी वर्ड्स। कोई आयुर्वेद में और रिसर्च कर रहा है पुराने अपने टेक्स्ट को लेके, कोई योगा की नई नई टेक्निक्स निकाल रहा है, कोई वेदों को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई उपनिषद के साथ कर रहा है, कोई व्याकरण बना रहा है, कोई की भाषा शैली कैसी बनाए, कोई नाट्य शास्त्र में काम कर रहा है, कोई रसायन शास्त्र में काम कर रहा है। तो ये जो सारे साइंटिस्ट हैं जो अपनी अपनी स्पिरिचुअल मटीरियल रेलम पे काम कर रहे हैं, ये पहले नैमिषारण्य में आएंगे। नैमिषारण्य प्रयाग के पास एक जगह, वहाँ पे आएंगे नैमिषारण्य में। वहाँ पे एक तरह से शास्त्रार्थ करेंगे, डिबेट करेंगे, और जो निकल के आएगा उसको प्रयाग में बिल्कुल एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और लोगों में बांटेंगे। इसका एक तरह का मंथन ही हो गया। मंथन हो गया। और वहाँ पे बेसिकली इट्स अ ग्रैंड, क्या कहते हैं, नॉलेज शेयरिंग या फिर बेस्ट नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। और वो देंगे किसको? गृहस्थ लोगों को देंगे, फैमिली वालों को लेंगे। तो साधु जो हो गए, सेंट तो वो तो नॉलेज गिवर हो गए। और जो इतने लोग जा रहे हैं करोड़ों, इसमें देखिए साधु तो 4-5% ही है इसमें, जो इतनी बड़ी लोग, उसमें जो रिसिपिएंट है वो कौन है इसके? वो लोग हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इट्स अ नॉलेज गैदरिंग। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे प्रवचन चल रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे गुड़ वाले स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स भी चल रहे हैं, और वहाँ पे बड़े लार्ज प्रवचन भी चल रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, है ना। उसमें बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी शुरू है, उस पर बाद में आते हैं, है ना। वो पाक करना मैं भूल ना जाऊँ कि इसमें कुंभ क्योंकि इतनी एनर्जेटिक जगह है कि वो अच्छा माना था कि यहाँ से शुरू करेंगे, ये आंदोलन यहाँ से शुरू करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, उस पर बात करेंगे। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो उसमें शाही स्नान एक नाम था, उसको योगी आदित्यनाथ ने उसको अब अमृत स्नान, जो उसका पुराना नाम था, जो अमृत स्नान है, उसमें होता क्या, सबसे पहले अखाड़े स्नान करते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में पहले जूना अखाड़ा गया, निर्मोही अखाड़ा गया, उदासीन अखाड़ा गया। वो साधु जिन्होंने बहुत सारा तप किया है, मतलब जहाँ पे हम 4 लेयर कपड़े पहन के खड़े हैं, वो केवल लंगोट में भस्म लगा के है, यानी, और उसको कोई गूज़बम्स भी नहीं आ रहे, मुझको ठंडी नहीं लग रही है, यानी वो उसने किसी तप से, अपनी बॉडली विल से उसने वो पावर अटेन करी है। वो जो उसका तप है, वो जो उसकी एनर्जी है, वो भी नदी में नहाने में नदी के एलिमेंट में आ गई है। और जब हम गृहस्थ लोग नहा रहे हैं, तो जो अमृत गिरा था, वो जो ज्ञान चारों तरफ बट रहा है, उसकी एनर्जी, और जो साधु इतने सारे लाखों नहा के गए उनकी एनर्जी, वो सब उस समय गंगा में है। वो लेके आप जा रहे हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं वापस। मतलब ये जब लाखों लोग, ये जब करोड़ों लोग अपने घरों में पहुंचेंगे, अपने मोहल्लों में पहुंचेंगे, अपने ऑफिसेज में पहुंचेंगे, अपनी स्पेसेस में पहुंचेंगे, तो ये सारी डिविनिटी एक तरह से पूरे इंडिया में ट्रैवल भी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि भाई, मतलब नेगेटिव एग्जांपल से दूंगा कि इवन इफ यू आर नॉट अ स्मोकर, आप पैसिव स्मोकर भी हो सकते हैं। करेक्ट। ये नेगेटिवली है। इवन इफ यू आर नॉट, अगर आपने कुंभ स्नान नहीं कर, तब भी डिविनिटी आप पे आ जाएगी, तब भी आपका अच्छा प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि आपके ये जो हम थाने में शूट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुंभ जाके आएंगे। वो डिविनिटी अपने आप ना ही भी चाहेंगे तो दे देंगे। तो मेरे ख्याल से नेशनल रिचार्ज हो रहा है भारत का, मतलब हर टाइम में एक नेशनल रिचार्ज भारत का राइट होता जा रहा है। पर ये जो आपने बात कही कि जितने भी अखाड़े ये बने, उनमें से फिर जो नागा साधुज होते हैं वो जाके वहाँ पे स्नान करते हैं, एंड फिर वहाँ से वो निकलते हैं, नॉर्मल लोग उसमें जाते हैं, वो स्नान करते हैं। एंड एक तरह से शायद वो सिंबॉलिक भी है कि आप शेयर कर रहे हो अपना नॉलेज, उसे आप दूसरों के साथ में बांट रहे हो। बिल्कुल। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि जो पहला हक वहाँ पे होता है वो नागा साधुज का है? देखिए वो बहुत स्मार्टली है उसमें, बल्कि ऐसे उदाहरण आते हैं कि कुछ झगड़े भी हुए कि कौन पहले नहाएगा। देखिए झगड़ा किस चीज़ पे होता है? जो कॉवेटेड चीज़ होती है, मतलब उसमें स्नान करना इतना पवित्र माना जाता है कि मैं कुछ पेज देख रहा था, कुछ नोट्स के लिए, मैं नाम कोई मिस ना कर दूं। देखिए इसमें 3 तरह के अखाड़े होते हैं। एक शैवाइट अखाड़े जो शिव के उपासक हैं, एक वैष्णवाइट अखाड़े जो विष्णु के उपासक हैं, उदासीन अखाड़े जो सिख अखाड़े हैं। राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लोग कहते हैं पता भी नहीं होता ये। वो पन्नू वहाँ बैठ के बकवास कर रहा है, वो कह रहा है मैं उड़ा दूंगा कुंभ में। किसे उड़ा देगा? सिख अखाड़ों को उड़ा देगा। वहाँ तो सिख अखाड़े आ रहे हैं क्योंकि हिंदू परंपरा, सिख परंपरा, बौद्धिस्ट परंपरा, जैन परंपरा सब बिल्कुल आपस में इंटरमिंगल्ड है ना, वो सेपरेट नहीं है। हम तो भाई जो विष्णु के अवतार है उसमें 9 अवतार कौन है? भगवान बुद्ध। राइट। तो जो शैवाइट अखाड़े हैं ये 7 अखाड़े हैं, वैष्णवाइट अखाड़े 3 अखाड़े हैं, और उदासीन अखाड़े 3 अखाड़े हैं। तो ये हो गए 7, 3 10 और 3 13। ये 13 अखाड़े हैं। ये सबसे पहले स्नान करते हैं। इसमें भी जिसका साइज सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, तो जूना अखाड़ा, इसमें बहुत सारे नागा साधु हैं, उनको सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वो अखाड़ा बहुत बड़ा, तो साइज के हिसाब से किसमें ज्यादा है, उसमें लाखों साधु हैं उसमें, तो वो अपना स्नान करते हैं। लेकिन वो देखने वाला दृश्य होता है। जी। मतलब मैं कह रहा हूँ उस साइट के लिए जाइए, अगर आप कैमरा हैंडल करते हैं उस केवल विजुअल के लिए जाइए, अपने आंखों में संभाल लीजिए। होता क्या है, सुबह 3:45 बहुमुहूर्त में मान लिया जूना अखाड़े को समय मिला, है ना, आप तो वहाँ अपना कैमरा लेके खड़े हैं, लेंस लगा के, अच्छा साइट लेके, आपने पूरी अपनी वो -5 वाली जैकेट पहनी है, कैप पहनी है, पूरा आप रेडी हैं, अपने शूज़ पहन के। ये नागा साधु आएंगे,
ये अपना लंगोट पहन के होंगे, हाथ में त्रिशूल होगा, कुछ तो लंगोट भी नहीं पहनते। हाँ, डमरू होगा, वो भागते हुए आएंगे, बिल्कुल भागते हुए आएंगे और हर हर महादेव कहते हुए, विष्णु जी के नारे, जो जिस सेक्ट का होगा वो अपने इष्ट देव के नारे लगाते हुए कूद पड़ेंगे उस ठंडे पानी में, चिलचिलाती, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री जो वो होता है ना आइस बकेट चैलेंज और डिप चैलेंज, मतलब वो सब तो धरे रह जाएंगे आपके ना उसको देख के, उस विजुअल को, जहाँ पे आप थरथरा रहे होंगे, वहाँ चलने में आपके पैरों में भी हो रहा होगा, उसमें कूद जाएंगे और हर महादेव, लाखों संत, बिल्कुल एक फन एंड फ्रॉलिक में, और एनर्जी जनरेट करेंगे ना उसमें, आपको उसमें कोई उसमें कुंठा नहीं दिखेगी, उसमें ठंड नहीं दिखेगी, वो कप कपाएंगे नहीं ना, उनको कोई भी ये शारीरिक दुख होगा, उन्होंने इतना शरीर को अपना, वो विजुअल देखने जैसा होता है, जिसको हम शाही स्नान या अमृत स्नान कहते हैं। इनफैक्ट ये मैं न्यूज़ पे देख रहा था, बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे थे, उसमें देख रहा था, एंड एक चीज़ मुझे तब समझ में आई कि कितने सारे लोगों ने इन द पास्ट 2-3 ईयर्स बोला है, स्टेटमेंट्स दिए कि सनातन को खत्म कर देंगे। वो तो फैशन है ना आजकल, एक बार सुन ले वो इन नागा साधुओं की हुंकार, वो जो एक गूज़बम्स वाली फीलिंग आती है उससे, वो आपके बीच में और सनातन के बीच में खड़े हैं, वो पहुंचने ही नहीं देंगे आपको जहाँ पे आप सनातन को खत्म कर सकते अरे हो। ये नागा साधुओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका तो मुगलों के purpose खिलाफ ही वो था। लड़ाइयाँ लड़ी हैं। देखो Right. अब तो हमारे पास मॉडर्न स्टेट में मॉडर्न आर्मीज आ गई हैं, उनका जो था वो ट्रेंड थे, जैसे हम कहते हैं ना, हम बार बार कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों में ट्रेनिंग होनी चाहिए। चाणक्य अगर आप देखेंगे एपिसोड तो वो कहेंगे शस्त्र और शास्त्र की, भाई जो ब्राह्मण है वो भी शस्त्र उठाएगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये जो साधु हैं ये शस्त्र में भी ट्रेंड है। राइट। बल्कि मुझे याद है एक बार एक फोटोग्राफर, मैं भी था, वो ज़्यादा बाबा को घुस के यहाँ से करो बाबा करो, उन्होंने हाथ मारा बाबा ने, वो फोटोग्राफर वहाँ जाके गिरा। तो आप उनके साथ ज़्यादा लिबर्टी भी नहीं ले सकते। Right. वो इतने कट्टर देशभक्त हैं, वो सारे सनातन भक्त हैं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हैं। Right. तो एक तरह की आपकी वो एक लेटेंट फोर्स भी है वो। इनफैक्ट आई एम श्योर अगर वो लड़ने जाएंगे किसी से, वो ऐसा ही लगेगा कि महादेव का वो तांडव वाला प्रलय का समय आ गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको वहाँ देखना, जब इनकी वो पेशवाई होती है ना, उसका नाम अब छावनी प्रवेश कर दिया, वो भी देखने जैसा है। तो जैसे कुंभ के 15 दिन पहले, जैसे इतने सारे अखाड़े हैं और भी साधु संत हैं जो इन अखाड़ों से संबंधित नहीं भी हैं, वो सारे कुंभ में घुसते हैं। तो उनके पहले वॉलंटियर्स आके, उनकी टीम आके पहले तो छावनी बना देती है। छावनी मतलब लार्ज टेंट जिसमें लाखों साधु रहते हैं, जिसमें सरकार तो व्यवस्था देती है, केवल सरकार क्या देती है, उसको प्लेन कर देती है, वहाँ पे बिजली दे देती है, वहाँ पे पानी दे देती है, वहाँ पे टॉयलेट कैसे जाएं, रिसोर्सेज प्रोवाइड, लेकिन वो पूरा टेंट वेंट, अपना खाना पीना सब संत खुद करते हैं। तो उसमें जब उनकी मेन टीम आती है, उनके महामंडलेश्वर आते हैं, उनके श्री महंत आते हैं, उनके बड़े साधु आते हैं, तो कोई रथ में, कोई हाथियों पे, कोई घोड़ों पे, वो चलते हुए, वो नृत्य करते हुए, डमरू बजाते हुए, वो जब वो घुसते हैं पूरे प्रयागराज के शहर की सड़कों से, और वो एक तरह से हुंकार भरते हैं, ऐलान करते हैं, उद्घोष करते हैं कि हम आ रहे हैं, ये 45 दिन हम यहाँ रहेंगे। और वो ये भी बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, आप लोगों के लिए भी, हम रोज़ सुबह का भोजन देंगे, कोई बताएगा हम शाम का भोजन देंगे, कोई कहता है कि हमारे यहाँ प्रवचन होंगे। वो अपना पूरा डिक्लेरेशन करते हैं कि दिस इज़ आवर प्रोटोकॉल फॉर दिस 45 डेज। एक तरह से ग्रैंड गृह प्रवेश है, छावनी प्रवेश कहते भी हैं उसको, अपनी छावनी में घुसते हैं, वो देखने जैसा होता है। तो एक ये छावनी प्रवेश, जिसका पुराना नाम पेशवाई था, और ये शाही स्नान या अमृत स्नान, ये दोनों तो विजुअल डिलाइट हैं। एनीवन जिसको विजुअल चीज़ें देखनी है, कैमरा में कैप्चर करना है, वीडियो में कैप्चर करना है, कुछ नहीं, अपनी आंखों में, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में कैप्चर करना है, कल्चर को महसूस हर चीज़ को, करना है। मतलब हम लोग क्या है, हर चीज़ को कंटेंट की तरह देखने लगे। आपको उसको महसूस करना भाई ये है। और उसमें वो क्यों आ रही है स्टीव जॉब्स की पत्नी, है ना, उसको कुछ पता है ना, मतलब उसको भी मान लिया वो आपका, मैं तो रैशनल माइंड हूँ, उसमें भी स्टीव जॉब्स की पत्नी तो रैशनल माइंड ही होगी ना, आपके रैशनल माइंड की डेफिनेशन से, है ना। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और 25 इंस्टीट्यूशन जस्ट स्टडिंग देयर, राइट। उसमें हार्वर्ड्स और MITs ऑफ द वर्ल्ड भी हैं, और उसमें हमारे IITs और IIMs और हमारे JNU भी। मैं आज ही पढ़ रहा था कि बहुत सारी टीम्स है जो एंथ्रोपोलॉजी वाली टीम, उसमें हर तरह की है। उसमें सोशल साइंस पढ़ेंगे, भाई क्यों आते हैं लोग, उनकी क्या आस्था है, व्हाट एक्साइट्स देम। उसमें अर्बन प्लानिंग वाले लोग हैं, उसमें AI वाले लोग हैं, वो कहते हैं इतना सारा डेटा मुझे कैप्चर नहीं हो सकता। करेक्ट। उसमें जो 3000 कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, उसमें हर स्क्वायर फीट को कोई वॉच कर रहा है। मतलब अगर जयेश वहाँ खो जाएंगे तो 5 मिनट में पता लग जाएगा कि जयेश, ये जो आपने चेहरा दिया था, मैं आपकी फोटो दे दूंगा वहाँ पे, ये चेहरा वहाँ खड़ा है। करेक्ट। इस लेवल की टेक्नोलॉजी वहाँ पे मैप्ड है इस समय। वहाँ पे हर स्क्वायर फीट, हर आदमी वहाँ पे मैप्ड है। तो MIT वालों के तो देर ड्रूलिंग फॉर डेटा। खैर इतना अच्छा डेटा कैप्चर, मतलब बल्कि लोग पता क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स अ बिग स्टेटमेंट, कुंभ के बाद जो डेटा निकलेगा, AI इंप्रूव हो जाएगा मैनी फोल्ड, जो शायद 10 साल में भी नहीं हो पाता। क्योंकि इतना डेटा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का डेटा, इतनी वैरायटी का डेटा, उसमें केवल ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उसमें बिहार, तमिलनाडु, पूरा भारत, और इट्स अ कॉस्मोस, पूरी दुनिया से, इट्स अ कॉस्मोस ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ मिनी कॉस्मोस ऑफ द होल वर्ल्ड। वो ऐसा आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि भाई चलो मैं ये लंदन में एक इवेंट कर रहा हूँ जिसमें 50 लोग यहाँ से आ जाएं, 50, वो आप करते करते आपका वो $multi-million का बजट हो जाएगा। वो नेचुरली अपने पैसों से चले आ रहे हैं। राइट।
तो इसलिए वहाँ पे 25 इंस्टीट्यूशन जस्ट गोइंग टू स्टडी द एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस, द टेक्नोलॉजी, द क्राउड मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 24 करोड़, वहाँ पे 40-50 करोड़ आके चले जाएंगे लोग। मतलब यूएस की पॉपुलेशन है 30-35 करोड़, उससे भी 10-15 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। इट विल बी द थर्ड बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कुंभ की अगर सारी पॉपुलेशन को मैं एक टुगेदर काउंट करूँ तो चाइना इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ आके चली जाएगी। और प्रयाग जो होस्ट सिटी है उसकी पॉपुलेशन है 20 लाख। तो जो सिटी की पॉपुलेशन 20-25 लाख है उसमें 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग आके चले जाएंगे ऑन ए गिवन डे। जब हम शूट करें तो 5 करोड़ लोग आके जा चुके हैं करेक्ट ऑलरेडी एंड वेरी सेफ एंड साउंड। तो भारत में डिविनिटी पहुंचना शुरू हो गई है। भारत की वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड फ्लो फिर से ये ब्लड फ्लो शुरू हो चुका है। नेशनल रिचार्ज का रिबूट शुरू हो चुका है जो हर कुंभ महाकुंभ में चारों स्थानों के बीच में होता रहता है। फिर 26 में शायद नासिक कुंभ है। तो ये है। ओके, पर इसमें एक और चीज़ जो मुझे जाननी थी, आपने इसके बारे में थोड़ा पहले बात कर ली, योगी जी का आपने वो स्टेटमेंट भी बताया, ये सच है कि वक्फ के लैंड पे कुंभ हो रहा है? यार मतलब ये जोक है वो, इससे बड़ा मैंने आज का जोक क्यों है देखो बताऊं। खासकर जब प्रयाग कुंभ की बात करते हैं, प्रयाग कुंभ में ना आप आएंगे ही और नहीं आएंगे तो मैं अभी उठ के चला जाऊंगा ना। आपको आना है पहले प्रॉमिस आ रहे हैं आप कुंभ टीम के साथ आ रहे हैं। टीम सुन लीजिए, आए आपके साथ जयेश आपको कुंभ में लेके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब जब नदी देखें तो नदी का एक्सपेंस बहुत सारा है। मतलब आपको लगेगा ये नदी टाइप नहीं लगेगी आपको, ऑलमोस्ट वो आपको, आप लोग तो मुंबई वाले हैं, आपको सी की फीलिंग आएगी। राइट। तो ये नदी बैंक कौन सा छोड़ेगी? जो घाट, ये जो सब जो कुंभ लगाया तो घाटों पे लगाया, साइड में लगाया, इट्स अ टेम्परेरी सिटी। तो बहुत सारा पोर्शन नदी आपको बैंक कहाँ पे देगी ये आपको 4 महीने पहले पता लगता है। ये बात समझ पाए कि नदी आपको इधर बैंक, नदी ऐसे मुड़ी तो इधर बैंक दे दिया, इधर मुड़ी तो इधर बैंक दे दिया, है ना। तो कहाँ बैंक देगी वो आपको 4-5 महीने पहले पता लगा। मतलब नदी के बेड पे, जो नदी का बेड था 4 महीने पहले, उस पर आपने कैंप लगा रखा है, उस पर आपने रोड बना रखी है। रोड पता कैसे बनती है? क्योंकि ये तो जमीन थोड़ी सी वो होती है, मार्शी होती है, तो उस पर आयरन की शीट्स भी सी होती हैं। तो आप चलेंगे तो आपको लगेगा आयरन की, खैर वो उसमें चल चल के मट्टी मट्टी हो जाती है, तो आपको लगेगा मोटी मोटी, फिर आपको लगेगा पैर में तो आयरन सा आ रहा है, तो मोटी मोटी आयरन की शीट्स बिछा देते हैं पूरे एरिया में, सो दैट वो धंस ना जाए, जिससे लोग सॉगी ना हो जाए। इतने सारे लोग चलेंगे तो दलदली मार्शी हो जाएगी ना, उसमें आयरन की शीट्स बजाती हैं। कम से कम 30 टेम्पररी पुल्स नदी के ऊपर बने होते हैं। टेम्पररी पुल जो आर्मी जिस तरह से बनाती है, पैंटून एक कैप्सूल होता है ना हमारा खाने वाला, उस शेप के बड़े बड़े आयरन के स्ट्रक्चर जो फ्लोट करते हैं, हिंज होते हैं, और उस पे गाड़ियां भी चल रही होती हैं, उस पे ऊपर आयरन शीट्स होती है। मतलब इट्स इंजीनियरिंग माहौल। आप देखेंगे आपको भाई ये क्या हो रहा है, मतलब गाड़ी चल रही है टेम्पररी पुल पे जो केवल इस 50 दिन के लिए बना। राइट। अभी जो नदी, हम वक्फ के क्वेश्चन से यहाँ पे आए हैं, ये जो नदी का बेड था 4 महीने पहले, वो वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है भाई? मतलब वो नदी का बेड था भाई, तुम नदी के बेड के अंदर से कहाँ से घुस के वक्फ की जमीन क्लेम करो? ये तो गूगल में भी वो नदी दिखा रहा है। वो तो नेचुरल रिसोर्स है, तो वो एक तरह से अगर किसी, देखो हमारे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है वो सरकार की है। मतलब हम कहते हैं वो ईश्वर की है, लेकिन अगर उसको किसी को मैनेज करना है तो सरकार की है वो, है ना। और उसका बेड है, रिवर बेड, मतलब जहाँ गूगल का मैप भी नहीं दिखा रहा, वो वक्फ की जमीन है। ऋग्वेद में मेंशन हो रहा है उसका, और ऋषि हर्षवर्धन उसका मेंशन कर, राजा हर्षवर्धन के टाइम का 600 AD का, जब इस्लाम आया नहीं था, तब मेंशन है कि वो कुंभ को कैसे बड़ा कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य के टाइम का मेंशन है कि वो कुंभ को किस तरह से इंटेलेक्चुअल एक व्हीकल बना रहे हैं। आप कह रहे हो वो कुंभ वक्फ की जमीन है? मतलब इससे प्रिपोस्टरस चीज़ को, लेकिन ये अच्छा स्टेटमेंट है, इससे लोगों को पता लग जाएगा बिल्कुल ही फर्जी है क्लेम्स। ये नहीं, जो बाकी क्लेम्स भी है ना, उनको पता लगेगा इनका अच्छा ये इस तरह से करते हैं कि मतलब मैंने उंगली रख दी तो मेरी जमीन है, क्यों बना दी? तो मतलब टोटली प्रिपोस्टरस, टोटल स्टुपिडिटी की हाइट है वो कि वक्फ की जमीन है। आपने एक और चीज़ मेंशन की थी कि कुछ नाम चेंज किए हैं। हाँ जी। तो पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के नाम चेंज हो रहे थे, अब जो प्रथाएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनके भी नाम चेंज हुए। देखिए, पहले तो इसे नाम चेंज नहीं बोलना चाहिए, इसको गोइंग बैक टू द ओरिजिनल नेम। राइट, दैट इज द राइट टर्म। राइट टर्म। नाम चेंज ऐसा लगता था मैंने किसी नाम को चेंज कर दिया, वो नाम एक था, किसी ने उसको चेंज किया था। नहीं, किसी ने चेंज करा, मैं रिवर्ट चला गया वापस अपने नाम में, दैट्स ऑल। क्योंकि वो ओरिजिनल नेम था, वो उस नाम का एक कारण था, वो कारण उस नाम में छुपा था। देखिए हमारे नाम जो होते हैं ना, वो उस नाम में मीनिंग होता है, राइट, कि वो क्यों है। तो इस जगह का नाम क्या था? प्रयागराज, है ना। वो राज इसलिए लगाया जाता है, उसको कहते हैं कि ये तीर्थों का राजा है। रामचरितमानस कहती है इट्स द किंग ऑफ द तीर्थ स्थान, राइट। अकबर जी को बहुत अच्छा लगा ये,
अकबर जी ने अपना दीन इलाही धर्म वहाँ शुरू करा, उनका तो अल्लाह का स्थान है, अल्लाह का आबास है, तो अल्लाह आबास हो गया, अल्लाह आबास से वो अल्लाह आबाद बना। उन्होंने वहाँ पे फोर्ट बना दिया, उसमें जो अक्षयवट हमारा पेड़ था, जो हम सरस्वती का उद्गम मानते हैं, हम यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन मानते हैं, उसका संगम, उसका कॉन्फ्लुएंस मानते हैं। सरस्वती तो नदी अब ड्राइप हो गई है, लेकिन उसका उद्गम जो है वो अक्षयवट जो पेड़ है उसके पास से मानते हैं। वो अभी अब एक तरह से आप जाते भी हैं तो आपको अकबर फोर्ट से होने से जाना पड़ता है, वो बंद था काफ़ी समय तक, ओके, उसको खुलवाया गया। अच्छा, ठीक है। तो इलाहाबाद का नाम वापस अपने प्रयागराज के नाम पे चला गया। कोई भी उसको इलाहाबाद कुंभ बोलता भी नहीं था, उसको सब प्रयाग कुंभ भी बोलते। तो नाम उसका नेचुरल, प्रयागराज ट्रेन का नाम भी सालों से है, मतलब इट वाज अ कॉमन पार्लेंस देयर। जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या, वापस अयोध्या हो गया। तो जो प्रथाएं थी, दो खासकर बड़ी प्रथाएं, जो मुगल काल में उनका नाम पेशवाई और शाही स्नान हो गया। तो पेशवाई मतलब घुसना, उसमें एंटर करना अपनी अपनी छावनी में, अपने टेंट में, उसका नाम हो गया छावनी प्रवेश, जो उसका नाम पहले भी था कि छावनी में प्रवेश करेंगे आज महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के, तो छावनी प्रवेश रख दिया। जो स्नान था कि वो अमृत जो गिरा है उस नदी में, जिसमें अमृत गिरा है उसमें स्नान करेंगे, उसको अमृत स्नान बोला जाता था। तो उसका नाम शाही स्नान से अमृत स्नान कर दिया। तो जो नाम मुगल समय में, मुगलिया ताकत में, जजिया टैक्स के डर में, जैसे भी जिसी भी प्रभाव में नाम बदल गए थे, योगी आदित्यनाथ ने, एक नाथपंथी साधु ने उसके नाम फिर से अपने ओरिजिनल नाम में रख दिए। तो अब आप प्रयाग जाते हैं, अब संतों का छावनी प्रवेश होता है और आप अमृत स्नान करते हैं। पर ये जब जितने भी इतने सारे संत वहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे नागा साधु आ रहे हैं, अघोरीज आ रहे हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल सेक्ट ऑफ लोग हैं वो सब वहाँ पे आ रहे हैं, तो जब ये एक टेंट में होता है, उसे मैंने सुना है कि काफ़ी सीक्रेटिव रखा जाता है, वो बताते नहीं है बाहर किसी को कि क्या अंदर चल रहा है। आपको पता है कि क्या होता है अंदर, किन चीज़ों पे बात होती है? मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी है वो, कि क्या ऐसा हो रहा है वहाँ पे। देखिए, मैंने बताया 13 अखाड़े हैं, इनकी अपनी अपनी छावनियाँ हैं, फिर और बहुत सारे सेक्ट्स हैं जो इन अखाड़ों में नहीं आते हैं। मान लिया चिन्मय मिशन, उसका अपना एक कैंप होगा। मान लिया सदगुरु, मान लिया श्री, मान लिया बाबा रामदेव, मान लिया इस्कॉन का तो अडानी के साथ टाइप हुआ है कि वो लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे, कुछ 50,000 लोगों को खाना खिलाएंगे डेली। फिर मान लिया परमार्थ निकेतन, सबके अपने अपने कैंप लगे। हर कैंप में 4-5 एक्टिविटी चल रही हैं। एक तो वो अपना जो दिनचर्या है, अपना योग प्राणायाम ध्यान तो कर रहे हैं, और ध्यान तो वैसे भी अकेले में क्या आता है, उनकी जो अपनी मंत्राएं हैं उनसे लोग मिलने आ रहे हैं। मैंने बताया इट्स अ बिग नॉलेज शेयरिंग कि भाई मैंने ये टेक्निक योग की नई निकाली है, मैंने कुंडली जानन की नई टेक्निक लगा ली है, मैंने रेचक की, मैंने इंगला पिंगला की, मैंने नई टेक्निक निकाली है। तो उनकी आपस में चर्चा हो रही है। तो देखिए, उस चर्चा में आप करके कुछ करिए, आपको कुछ करना ना तो ए पता ना बी पता, तो आप क्या करेंगे, उसका आधा सुनेंगे और आधा कुछ बताएंगे। तो जैसे मेरे क्रिया योग के गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि तुम नहीं सिखाओगे किसी को, आप साधक हैं, साधक रहें। अब मैं थोड़ा सा फैंसी कर, मैं यार ये करता हूँ क्रिया, उसमें ये होता है वो होता है, बिकॉज आई एम ट्रेन टू डू बट आई एम नॉट ट्रेन टू टीच। राइट। तो इसलिए उनको सीक्रेटिव रखा जाता है कि आप उसका आधा समझेंगे, आप अपनी सांसारिक बुद्धि से समझेंगे, हमें तो जो दिखता है वही समझता है बस, है ना। आप अपनी 5 इंद्रियों से उसको भोगेंगे, उसको समझेंगे और उसका कुछ उल्टा पुल्टा वर्जन बताएंगे। इसलिए उन कोर प्रैक्टिसेस को इसलिए सीक्रेटिव रखा था। उसको सीक्रेटिव रखने का ऐसा नहीं कोई कल्ट चल रहा है अंदर कोई, जिससे उस प्रैक्टिस को आप उसका कोई गलत वर्जन बाहर जाके ना बता दें। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ, मैं कल 2-3 रील्स, आजकल तो रील पूरी कुम हुई है, 2-3 चीज़ बताता हूँ। एक बड़े IIT वाले बाबा जी का बड़ा चल रहा है, हाँ, काफ़ी फेमस हो गए वो। उसमें क्वेश्चन देखिए उसका क्या है ना, वो पूछ रहे हैं कि अच्छा आप तो बातों से पढ़े लिखे हैं, तो वो हंसते हंसते बोल रहे हैं हमें IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। IIT मुंबई, शौक हो गया एरोस्पेस, मतलब आप देखिए एंगेजमेंट देखिए, क्योंकि हमारा क्या है, और उसके फिर ये अवस्था कैसे आ गई आपकी, ये अवस्था कैसे आ गई आपकी, मतलब ये तो डाउन ट्रॉडन गरी लुटी पिटी व्यवस्था है, इसलिए कैसे आ गई। तो वो क्या कह रहे हैं, साधु का जवाब देखिए, वो कह रहा है नहीं ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, मतलब ये तो बहुत एलिवेटेड अवस्था है। तो हम अपने सांसारिक फ्रेम से वहाँ जाएंगे ना, तो हम उल्टा पुल्टा ही समझेंगे। दूसरा एक और रील देखी, बाबा जी कब संन्यास लिया, वो कह रहा है बचपन में मिल लिया था। यार बचपन में क्यों नहीं लेंगे भाई, आप क्रिकेट खेलना शुरू करता तेंदुलकर ने तो बचपन में शुरू करता। अगर आपको किसी के एक्सट्रीम में पहुंचना है, अगर आप बचपन से पॉडकास्ट कर रहे होते तो बेटर पॉडकास्टर होते नहीं होते, क्योंकि आपने उस स्किल को मास्टर कर लिया, आपने बोलने की कला को मास्टर कर लिया। तो उसमें एस्टॉनिश क्यों होना है? कॉलोनियल माइंडसेट है, वो कॉलोनियल माइंडसेट है। हमें नहीं, और हमें ना नहीं कॉलोनियल, और हमें इग्नोरेंस है, हमें पता ही नहीं है ना। हमारे कितने लोग हैं जिसके घर में संत आया हो, कभी पूजा पाठ करने के लिए पुजारी अलग बात है, लेकिन कोई संत आया, कोई सिद्ध संत आपके घरों में आया हो। पहले बड़ी कॉमन थी, पहले मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब रामायण काल में विश्वामित्र अयोध्या आते हैं तो राजा दशरथ के लिए वो था, मतलब माय गॉड ही इज कमिंग टू माय हाउस। जैसे चलो कल आपके घर में मोदी जी आने वाले हैं, आपको होस्ट करना है, योगी जी को होस्ट करना है, आपको मान लिया अमिताभ बच्चन को होस्ट करना है, आपको ना मेरे घर में वो ये आने वाले हैं, है ना, उनके घर में विश्वामित्र आने वाले हैं। तो मतलब अरे विश्वामित्र आ रहे हैं, ही वाज लाइक कि मेरे घर में विश्वामित्र आ रहे हैं।
आज ऐसा है क्या बिल्कुल नहीं कि मेरे घर में साधु आने वाले हैं, हम क्या साधु को घर में बुलाने के लिए, हमारे यहाँ तो हमारे हम बहुत सारे गुरु भाई हैं, हम लोग सब ऑलमोस्ट छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ साधु को हमारे घर लाने के लिए कि साधु उनके घर में रहेंगे, क्योंकि इट्स अ कॉवेटेड थिंग। तो वो परंपरा चली जा चुकी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब नागा साधु हैं, अघोड़ी साधु हैं, हमें पता कुछ है नहीं, हम अपने फ्रेम से देखेंगे, हमें ना तो उनकी तंत्र विद्या पता है, उनकी योग विद्या पता है, हम उसका कुछ वर्जन बना के रील में, कंटेंट में, फोटो में डाल देंगे। इसलिए वो सीक्रेटिव रखी जाती है, वो अपनी ज्ञान परंपरा में, शेयरिंग में, और उनमें शाम को सब में किसी ना किसी तरह का प्रवचन चल रहा है, कोई वहाँ स्पीच चल रही है, उसको जाके सुने आप, वो पब्लिक के लिए। वहाँ पे भंडारे चल रहे हैं, वहाँ पे ज्ञान चल रहा है, वहाँ पे गाने बजाने चल रहे हैं। मतलब वहाँ पे आपको अवधेशानंद जी का मुरली बापू की कथा से लेकर वहाँ पे आपको जुबिन नौटियाल के गाने भी सुनेंगे। वहाँ अनूप जलोटा राम के भजन, कृष्ण के भजन गाते हुए मिलेंगे। वहाँ पे एक संस्था है, वो आई सर्जरी कर रही है। उसने कहा मैं 5 लाख आई सर्जरी करूँगा। वहाँ पे कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने को रेडी हम बनेंगे, मतलब गिनीज की टीम बैठी है वहाँ पे पूरी। वहाँ पे 8 या 10 गिनीज बुक ऑफ, क्योंकि इतना नंबर कहीं नहीं होगा ना भाई। आपको 5 लाख सर्जरी करनी है मुंबई में, आपके पास फैसिलिटी भी है, 5 लाख लोग आएंगे कैसे आपके पास? वहाँ तो लोग है ना, तो वहाँ डिक्लेयर कर देना बस कि भाई जिसको भी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो, और बिल्कुल विद द होल प्रिसिशन, मतलब विद द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, दे आर गोइंग टू डू 5 लाख आई सर्जरीज। जयपुर फुट वाले हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड के साथ काम करते हैं, वो वहाँ पे अपनी पूरी टीम लेके बैठे हुए हैं। इस्कॉन वाले खाना खिलाने के लिए। तो एवरीवन इज ट्राइंग द एक्सट्रीम ऑफ वॉट एवर देर डूइंग, मतलब कि मैं पीक कैसे करूं, मैं हाउ शुड आई हिट द सीलिंग, मैं कैसे अपनी एक्सट्रीम टेस्ट होते हैं ना जो, वो अपने कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो सब इट्स अ डिलाइट टू वॉच एंड ऑब्जर्व। या बट एक और चीज़ मुझे बताइए कि इतने सालों से जो कुंभ हो रहा है, इसमें कोई आपने कभी ऐसे स्टोरी सुनी हो या आपका ही खुद का कोई एक्सपीरियंस हो ऑफ सम स्ट्रेंज फिनोमिनास? जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि क्योंकि इतने सारे चिरंजीवी है तो ऑफ कोर्स वो आते होंगे वहाँ पे। अश्वत्थामा के बारे में मैंने कई बार सुना है कि वो आते हैं, तो ऐसा कोई आपने कभी सुना है? साधु बताते हैं बहुत सारी बातें। जैसे मेरे जो खुद के गुरुजी हैं, जिनमें मतलब ऐसे फेमस टीवी वाले संत नहीं कह रहा हूँ, जो टीवी पे आते हैं वो भी अच्छा है। वो लोग जैसे ही कुंभ आता है तो उनकी एकदम से ना, वो जैसे हम लोगों का लालच नहीं होता है, जो हम लोगों के मटेरियलिस्टिक लालच होते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो हॉलीडे करना है, वो विचलित मतलब क्या जाना है वहाँ पे, मेरा प्रबंध करो वहाँ जाने का। तो उनको तो अटैचमेंट है, हम तो इस ब्लिट्स के चक्कर में जा रहे हैं। उनको पता है कि उस समय जो देवयोग बनता है, उस समय जो तारों की स्थिति बनती है, उस समय जो दिव्य आत्मा एनर्जी वहाँ पहुँचती हैं, उनको हम तो देख नहीं सकते। हमें तो जो आँख से दिखता है, हाथ से फील होता है, उतना ही पता है, या जो कानों से सुनाई दे जाता है, या मैक्सिमम जो स्मेल आ जाती है। वो लोग तो अलग लेवल पे कह रहे हैं ना, अभी हमारे शरीर की अलग अवस्थाएं हैं, वो तो अलग अवस्थाओं के लोगों को भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए है वहाँ पे वो। और बहुत सारे जैसे कहा ऋषि मुनि बताते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऋषियों के लिए भी कहा जाता है कि इन ऑब्जर्वेशंस को, इन फीलिंग्स को आपको एक, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, एक फन पॉइंट की तरह नहीं डिस्कस करना चाहिए। और मैंने भूत देख लिया, मैंने आत्मा देख ली, मैंने चिरंजीवी देख लिया, तो आपको बहुत कम साधु होंगे जो उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए भी देखेंगे। क्योंकि ये सारे देखिए, हिंदू धर्म सनातन एक्सपीरियंस करने वाला है, वो देखने वाला नहीं है। करेक्ट। कि आंखों से जितना देखेगा तो आपको एक्सपीरियंस करता है। अगर आप उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इफ यू रीच दैट लेवल ऑफ डिविनिटी, आपको खुद दिख जाएगा, महसूस हो जाएगा, पता लगेगा, जो भी उसकी फॉर्म है, दिखने वाली फॉर्म है, महसूस करने वाली फॉर्म है, या सुनने वाली फॉर्म है, या सूंघने वाली फॉर्म है, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगी। इसलिए, और आपको नहीं भी होगी और आपको फीलिंग है, उसमें बिलीव भी है, तो एटलीस्ट वो चीज़ है तो वहाँ पे, वो डिविनिटी वहाँ पे है, उसको बस फील करके आ जाइए। जो आपको मंदिरों में लगता भी है। अब मंदिरों में आप कोने में 5-10 मिनट बैठ जाइए, कितना भी शोर हो भीड़ का, आपको एक अलग तरह की डिविनिटी फील होती है। अब काशी में जाइए, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे आरती के बाद घाट में बैठ जाइए, जो डिविनिटी की फीलिंग होती है वो बिल्कुल टोटली अलग है। राइट। इसका मुझे कुंभ का इकोनॉमिक्स समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग 2 अलग अलग फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है एग्जैक्टली? कितना हम वहाँ पे एज अ गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट कितना इनपुट कर रही है वहाँ पे, और कितना उससे कमाना तो शायद एक गलत वर्ड होगा, कितना जनरेट हो रहा है। राइट। देखिए, 2 नंबर आपने बिल्कुल ठीक है। एक आ रहा है 25,000 करोड़ सरकार कमाएगी इससे, और दूसरे आ रही है कि 2.5 से 3 लाख लोगों की इकोनॉमी जनरेट होगी। तो ये दोनों क्लैशिंग नंबर क्या है और क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जी के समय ये इस कुंभ का बजट था 1200-1300 करोड़। योगी आदित्यनाथ, एक नाथपंथी योगी, जिसकी अखिलेश यादव खूब मतलब रैगिंग करते हैं, इनको तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो चिल्लम वाले साधु हैं, वो इस कुंभ को 15,000 करोड़ पे ले गया है। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करेक्ट ले गया है ना। उसमें आधा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी सरकार का है, आधा कंट्रीब्यूशन योगी सरकार का है। उस बजट से क्या हो रहा है हम आते हैं उसमें।
ये 15,000 करोड़ में से जयेश 75 to 80% परमानेंट इंस्टॉलेशंस हैं। मतलब एयरपोर्ट टर्मिनल बड़ा हो गया, Right. नए हाईवेज बन गए, नए स्टेट हाईवेज बन गए, सीवेज सिस्टम इम्प्रूव हो गया, हमारे यहाँ LED लाइट्स लग गई, शहर की लाइटिंग इम्प्रूव हो गई, शहर में म्यूरल्स पेंट हो गए, शहर में मान लिया 100 चौराहे हैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर क्रॉस रोड जो इंस्टॉलेशन है वो हो गए। तो मतलब शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे था वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटू 10 हो गया। मतलब कल मैं अर्बन सेक्रेटरी से बात कर रहा था 4-5 दिन पहले, वो कह रहे थे कि भाई ये जो शहर है हमारा टॉप 5 शहरों में आ गया, भारत के वो टॉप शहरों में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको तो मैं खर्चे की तरह नहीं मानता हूँ, वो तो इन्वेस्टमेंट है उस शहर में, क्योंकि उस शहर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो उसमें नॉर्मल टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, कुंभ के समय में नहीं, ऑफ कुंभ भी। तो पहली बात यानी कि आपने केवल 20% व्यवस्था में खर्च करा। 20% कितना है 15,000 करोड़ का? करीब 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ 15,000 करोड़ का 20% 3,000 मैं ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ 3,000 करोड़। तो खर्चा केवल 3,000 करोड़ है, बाकी मैं खर्चे में नहीं गिनूंगा, वो तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट सिटीज़ में और सिटीज़ में है भी। यूपी गवर्नमेंट का 7 लाख करोड़ का बजट है। अब ये जो 3,000 करोड़ है ये कितने की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है? ये कर रहा है 2.5 से 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी आदमी घर से आएगा और जाएगा, BHU की भी स्टडी है और भी स्टडी है, वो 3 से 5,000 रुपये खर्च करता है। तो आप लगा लो 40 करोड़ लोग आएंगे, वो 5,000 रुपये खर्च करेंगे, 2 लाख करोड़ हो गया। और 5,000 तो ऑन एवरेज बता रहा हूँ। हम लोग जाएंगे तो टेंट में रहेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कोई कलावा खरीदेंगे, मूर्ति खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे, खाने की चीज़ें खरीदेंगे। तो और इसमें गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों पे 0 GST भी है, किसी में 5% GST भी है, किसी में 28% लग्जरी GST भी है। ऑन एवरेज 10% भी पकड़ लो तो 2.5 लाख करोड़ की इकॉनमी 25,000 करोड़ का टैक्सेशन गवर्नमेंट को देगी। तो ये 2 नंबर है। तब गवर्नमेंट की इनकम 25,000 करोड़ है और इकोनॉमी जनरेशन करीब 2.5 लाख करोड़ है। 2.5 लाख करोड़ है और ये बिल्कुल बॉटम्स अप है। बॉटम्स अप मतलब एक चाय वाला भी पैसे कमा रहा है, एक फूल वाला भी पैसे कमा रहा है, एक नाविक भी पैसे कमा रहा है, एक सफाई कर्मी भी पैसे कमा रहा है। मतलब वहाँ पे चाय वाला भी जो ना लाखों रुपए वापस लेके जाता है क्योंकि वॉल्यूम गेम है। मैं एक रील देख रहा था, वो वॉल्यूम गेम्स है। किसी और स्टेट से एक कॉर्न बेचने वाला वहां पे गया है और वो रील बना के डाल रहा है कि मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह से इकोनॉमी वो जनरेट होती है एंड देन वो डोमिनो इफेक्ट है। ऐसी इकोनॉमी और भारत में बहुत और जगह भी है। भारत के 200 टाउन हैं। ये लोग जो बहुत लोग चिल्लाते हैं ना, मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ पे स्कूल बना देते। अयोध्या में मंदिर बना, लोगों ने खूब छाती पीटी, इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया। पहले तो वो पैसा सरकार का नहीं था, वो पूरा क्राउड फंडेड पैसा था, जिसमें संघ परिवार VHP लगा और डोनेशन हमने सबने, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने लाख, किसी ने करोड़ों रुपए दिए, डोनेशन से आ गया। वो बिल्कुल एंडाउमेंट फंड में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास है। 2-3 लाख लोग आते थे अयोध्या में, इस बार 16 करोड़ लोग आए। 16 करोड़ लोगों ने 2,000, 3,000, 5,000 रुपये खर्च करे तो 50,000 से 80,000 करोड़ की इकोनॉमी अयोध्या हो चुका है। इस इकोनॉमी से वो जो झूठा केस चल रहा था पिछले 70 साल से, उस झूठे केस ने और वामपंथी पत्रकारों ने, वामपंथी हिस्टोरियंस ने उस झूठे केस के द्वारा इस इकोनॉमी को दबा के रखा हुआ था। राइट। तो आपको राम जी की तो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, साथ में लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं पूरा। और ये केवल ये क्या होता है, केवल अयोध्या को नहीं मिलती है, वो पूरे पूर्वांचल को मिलती है। क्योंकि वो आता है तो फिर वहाँ पे फिर वो बुद्धिस्ट सर्किट भी चला जाता है। अयोध्या से काशी में 8 करोड़ लोग आए हैं, यहाँ पे 16 करोड़ लगा, ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश का टूरिज्म अखिलेश यादव की जी के समय, मुलायम सिंह जी के समय ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म होता था। हर ब्रोशर के फोटो में, हर ब्रोशर के कवर पेज पे ताजमहल लगा होता है। ऐसा लगता था कि भारत मतलब ताजमहल। अभी भारत मतलब ताजमहल नहीं है, अभी भारत मतलब गीता है, अभी भारत मतलब कुंभ है, अभी भारत मतलब काशी है, अभी भारत मतलब अयोध्या है, अभी भारत मतलब साउथ के जो बड़े बड़े मंदिर है। मतलब मैं तो साउथ जाता हूँ तो लालच में आता हूँ, आई गेट ग्रीडी। मैं जैसे किसी इवेंट में जाता हूँ, ऑर्गेनाइजर आते हैं कि सर कुछ देखना है, कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कहा शॉपिंग छोड़ो, मुझे मंदिर में ले चलो। और मुझे पता भी नहीं, मैंने सर्च भी नहीं करा है मंदिर, मुझे पता है वहाँ मंदिर होंगे। बेलगांव गया है ना, मैं अभी बेलगांव गया कर्नाटक में, बड़ा बहुत सुंदर कार्यक्रम था, प्रबुद्ध भारत बोल के। मैं जैसे ही बैठा, उन्होंने कहा सर शिव मंदिर है 1200 साल पुराना। हमारे लिए 1200 साल पुराना ना इट्स लाइक ए डिलाइट फॉर अस, क्योंकि नॉर्थ में तो सब तोड़ दिया ना। औरंगजेब का फरमान आपको पता क्या था? औरंगजेब का फरमान था कि जब मैं घोड़े या हाथी पे बैठ के निकलूं तो मेरी आंख से कोई मंदिर नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो यानी घोड़ा मतलब कितना हुआ, इतना। तो मैक्सिमम 1 फ्लोर, मतलब 1-8 फ्लोर का बनाना तो बना लो। हमारे 1 फ्लोर के मंदिर नहीं होते, हमारे तो भव्य मंदिर होते हैं। ये रिटर्न फरमान है। मैंने जयेश आपको फरमान दे दिया, मैं राजा हूँ। और अगर नहीं टूटा तो, अगर तुम उस एरिया के मालिक हो तो तुम टूट जाओगे। मतलब तुम्हारा वो है ना सर तन से जुदा, सर तन से, तब से चल रहा है वो, तो तुम तोड़ोगे ही, तुम तो तोड़ोगे ना। तुम्हें अपनी जान बचानी है, तो वहाँ बचा ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मंदिर कौन है? प्राइवेट मंदिर होगा कोई, मतलब प्राइवेट मतलब नया मंदिर होगा, अक्षरधाम, इस्कॉन, या अब राम मंदिर बन गया।
तो मैं तो साउथ में जाता हूँ तो आई गेट ग्रेडी आर्टिकल कि यार मंदिर देखो, Ancient मंदिर है, एंशिएंट इतने मंदिर है, grand मंदिर मतलब है। 1200 साल अलग अलग प्यारी प्यारी परंपरा है। केरला में एक मंदिर में गया, उसमें आपके 4 लोग परिवार हैं तो 4 के नाम की एक आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वाओ। मतलब आप थोड़ा सा उसका कूपन का डालो 50 रुपए का, सबके नाम का बड़ा सा पटाखा फोड़ा जाता है कि एक तरह से मैसेज भेजा आपने। मैंने कहा क्या प्यारी परंपरा है मैम। जी। तो मतलब ये टेम्पल की इकोनॉमी है। हमारे 200 टाउन टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति की इकोनॉमी है, 1000 तो वहाँ चंदा आता है, 3-4-5 करोड़ की इकोनॉमी है। शिरडी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हमारी जो फेस्टिवल्स है, जो कांवड़ यात्रा जिससे बहुत लोगों को जलती है जिनकी, वो कांवड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम सब कमाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा, क्या 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 इकोनॉमी है वो। तो हमारे यहाँ टेम्पल टाउन इकोनॉमी है। मतलब सोचिए, आपकी श्रद्धा क्वेश्चन भी बढ़ रहा है और आपका मॉनेटरी क्वेश्चन भी बढ़ रहा है। इससे अच्छा कोई विधा हो सकता है जहाँ आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन और आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन दोनों बढ़ रहा है। इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ तो टेम्पल टाउन इकोनॉमी है। और तो जो 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें से 80% परमानेंट इंस्टॉलेशन है, 3,000 करोड़ केवल खर्चा है, उससे कितने टाइम्स हो गया? 3,000 करोड़ का कितना है? 3 लाख, करीब 100 गुना। तो 100 गुना 45 दिन में किसको आता है भाई? मुझे बताओ। कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपका देख रहा हो, कोई फाउंडर हो, कोई अदानी जी हो, कोई अंबानी जी हो, कोई एलन मस्क हो। मुझे लगता है एलन मस्क को भी 45 दिन में 1 का 100 करना आता है ना? ऐसा कहना नहीं चाहिए धार्मिक चीज़ को, लेकिन मैं कह रहा हूँ लक्ष्मी जी की भी पूरी कृपा बरस रही है कि लोग अगर इतनी आस्था से आए हैं तो मैं उनको बिल्कुल न्यौछावर करके भेजूंगी। राइट। ये है कुंभ, ये है कुंभ की इकोनॉमी। तो ये जब हम हिस्टोरिकली कुंभ को ट्रेस करते हैं तो मुझे एक डेटा पॉइंट मिला था जहाँ पे ब्रिटिश जो थे उन्होंने टैक्स करना शुरू कर दिया था इसे। 1 रुपये शायद टैक्स लगाते थे उस ज़माने में, जहाँ पे एक एवरेज इंडियन की सैलरी पूरे साल का शायद 10 रुपये कुछ होती थी। तो ये क्या चीज़ थी? देखिए, ये कुंभ तो हो रहा था, आदिकाल से हो रहा था। तो जब बाहर का क्रांता आए तो उन्होंने भी देखा, तो ऑब्जर्व हो भी जाएगा। इतने लोग आ रहे हैं, वो प्रयाग में देख रहे हैं, वो हरिद्वार में देख रहे हैं, वो उज्जैन में देख रहे हैं, नासिक में। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू करा। उनके लिए भारत क्या था? एक एक्सट्रैक्ट करने की चीज़, एक दोहन करने की चीज़, उसको एक्सप्लॉइट करने की चीज़। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। वो तो कबीलों से आए थे, उनके यहाँ तो कुछ था नहीं। तो कबीलाई संस्कृति के लोग आ गए यहाँ पे। यार इतने कल्चर्ड लोग एक पर्टिकुलर डेट पे चले आ रहे हैं, आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपस में ज्ञान की बातें हो रही हैं। क्या है ना, तो उनके समझ में आया जाहिलों के। तो उन्होंने क्या कहा, इस पर टैक्स लगाओ। तो पहले जजिया टैक्स लगे उस पर, मुगलों ने और जो इस्लामिक आक्रांता। अच्छा, मुगलों ने इस पे जजिया लगाया? हाँ बिल्कुल, उस पर जजिया टैक्स लगाया, उसमें अलग अलग तरह के टैक्स लगाए। अकबर ने तो उस शहर का नाम ही चेंज कर दिया, उसको अल्लाहाबाद कर दिया। उसको भी अपने फोर्ट में ले लिया, अक्षय वृक्ष को अपने फोर्ट में ले लिया। गोरे और स्मार्ट थे, उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड परसेंटेज वाइज एक पिलग्रिम टैक्स लगा दिया, जैसे आपने बताया। उन्होंने बार्बर शॉप के ऊपर भी हर टैक्स तरह लगाया था। की उनको जहाँ पे देखो जो भी चीज़ ज़्यादा हो रही है उनको बार्बर टॉक्स पे लगाना था। वहाँ पे लोग देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, बाल देना एक तरह का दान माना जाता है। बाल आपकी सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, है ना? तो आपने अगर स्त्री ने बाल दे दिए, बहुत बड़ी मान, क्योंकि स्त्रियों के लिए बाल एक गहना है। तो स्त्रियों ने बाल दे दिए। हमारे तिरुपति, हमारे हर तीर्थ स्थान में मुंडन की एक प्रथा है, और उसका नाम है, या तो छोटे बच्चों का मुंडन तो वैसे ही कराते हैं, बाल अच्छे आते हैं उससे, और जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो अपने बाल देते हैं कि भाई मेरी जो सबसे प्रिय चीज़ है उसका मैं दान करने चाह रहा हूँ। मैं मतलब सबको अपना बालों में 6 बार बालों में हाथ लगाते हैं ना लोग, तो मैं बाल दान करूंगा। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत सारे बार्बर हैं, ये नाई कमा रहे हैं, कमा क्यों रहे हैं? टैक्स लगाओ। इतने सारे पिलग्रिम आ रहे हैं, टैक्स लगाओ। दुकान, जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं, टैक्स लगाओ। वो तो वहाँ के जो प्रयाग के लोकल प्रीस्ट थे, जिनको हम प्रयाग वाल्स बोलते हैं, उन्होंने पूरा रजिस्टर करके, उनमें लड़ाइयाँ हुई इनमें। और बीच में ये सब भी हुआ, बाइबल बांटते हुए देखे आपको लोग, बाइबल बांटते हुए मिले, कन्वर्ट करने की कोशिश हुई, इनकी लड़ाइयाँ हुई। उसमें कर्नल नील ने कुछ एरिया उड़ा दिए, मतलब कुछ बॉम्बिंग करी। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती रही उनके लिए। तो ये कलेक्शन का अड्डा था। तो वो कांस्टेंट स्ट्रगल आपको कुंभ में उसके खूब एग्जाम्पल्स आएंगे, खूब एग्जाम्पल। मतलब कुंभ में कहने का बैटल ग्राउंड भी बन गया। फिर कुंभ से बहुत सी चीज़ें भी निकली, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी निकले। इनफैक्ट जो 1857 का रिवोल्ट भी था, उसमें प्रयागवाल्स जिनका आपने जिक्र किया, वो पार्ट तो नहीं ले पाए, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उन रेवोल्यूशनरीज की। उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है कि प्रयागवाल्स ने काफ़ी हेल्प की। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में आप मुझे कुछ और चीज़ें भी बता रहे थे कि जैसे राम मंदिर के बारे में भी जो चर्चाएं होनी शुरू हुई थी, वो वहीं से हुई थी। इनफैक्ट मोदी जी का नाम वहीं पे शुरू हुआ था 2013 में। तो देखिए, हमारे क्या होता है कि कोई शुभ कार्य है, कोई बड़ा कार्य है, तो वो शुभ जगह से शुरू करो। ऐसा हमारे नॉर्मली मान्यता है ना, कि आज अच्छा दिन है, आज अच्छा काम शुरू करते हैं। भाई आप अपना स्टूडियो शुरू करा तो मुहूर्त से शुरू करा होगा ना, हम गृह प्रवेश करा होगा, उसको इसकी पूजा पाठ करोगी। तो कुंभ से अच्छी दशा हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। कुंभ में अभी कल्पवास पे अलग से आते हैं। कुंभ में कल्पवास मतलब 45 दिन का एक कठोर व्रत रखने का, वो ऐसा मानते हैं कि वो 100 साल तक रोज निर्जल उपवास के बराबर पुण्य मिलता है।
अच्छा। मतलब इस 45 दिन की इतनी परंपरा है ना, तो वहां पे तो अच्छे काम होंगे। तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो बड़े बड़े निर्णय हैं, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग है, वो कुंभ से हुई। गरम दल वालों की भी और नरम दल वालों की भी। नरम दल मतलब जो पॉलिटिकली लेना चाहते थे, गरम दल मतलब बोस जैसे लोग, भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशन। तो दोनों की सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग वहां पे हुई। पहली बात, बीएचयू बनी, इधर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनती है अलीगढ़ में, उसके रिस्पॉन्स में बीएचयू बनती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनती है। बनारस यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी, वहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी फंडिंग कैसे रेज होगी, उसको मदन मोहन मालवीय उसको लीड करेंगे। 1906 में प्रयाग कुंभ में ही उसकी प्लानिंग और उसकी उद्घोष हुआ। विश्व हिंदू परिषद, जिसने बड़े बड़े मूवमेंट लड़े, जिसका राम मंदिर मूवमेंट की जो प्रणेता थी वो विश्व हिंदू परिषद थी। विश्व हिंदू परिषद 1964 में हरिद्वार कुंभ से डिक्लेयर हुई, जो इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया हिंदुओं का, सनातनियों का। फिर जैसा आपने ठीक कहा, राम मंदिर मूवमेंट की सारी बड़ी मीटिंग, सारी बड़ी उद्घोषणाएं, सारी बड़ी जो पहली बैठक जो होती है उद्घोषणा बैठक, वो सारी कुंभ में हुई। और उन सबके अध्यक्ष भी महेंद्र आदित्यनाथ थे। महेंद्र आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ के गुरु। मतलब वहाँ की देवरा बाबा की स्पीच, दीदीवा रितंबरा की स्पीच, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण अडवाणी, महेंद्र आदित्यनाथ, उनकी स्पीचें पॉपुलर हैं अलग अलग कुंभों की। और ये कितनी प्यारी बात है, मतलब इसे मतलब मैं कोइंसिडेंस कहूँ कि मतलब संयोग कहूँ कि देवयोग कहूँ, राम मंदिर की रथ यात्रा को मैनेज किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। अडवाणी जी की यात्रा थी, लेकिन पूरा उसका निटिग्रिटी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, कौन लोआएंगे, वो नरेंद्र मोदी उसके नीचे के प्लानर थे। जो राम मंदिर की जो 6-7 कमेटियां बनी, उसके हेड कौन थे? महेंद्र आदित्यनाथ। वो कौन है? योगी बाबा के गुरु। पहला कुंभ आ रहा है जो राम मंदिर बनने के बाद है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये कॉन्सिडेंस कहेंगे इसको? मेरे हिसाब से तो मुझे बोलते बोलते ये कॉन्सिडेंस नहीं, आप ऐसे कॉन्सिडेंस किसी बात को कह लो। मतलब रामलला भी वेट कर रहे थे कि मैं तभी आऊंगा जब लोग ठीक ठाक हों। करेक्ट। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर राम मंदिर का वर्डिक्ट जैसा आता जैसा आया है और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते, राम मंदिर नहीं बन पाता। पॉइंट ब्लैंक। मैं आपको बताऊं उसका उदाहरण क्यों है। वो पत्थर ही नहीं आने देते, वो क्लियरेंस ही नहीं होने देते। बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती है ना, मतलब वो बहुत सारा स्टोन, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, मूर्ति यहाँ से आ रही है, नेपाल से शालिग्राम आ रहा है। वो उस मूवमेंट में अड़ंगा डालना तो बहुत आसान है ना। फिर शहर को उस लेवल का बनाना, अयोध्या को तो छोड़ दिया था ना। योगी आदित्यनाथ ने आते ही पहला डिसीजन पता क्या है कि अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर करने से क्या होता है? उसकी पॉपुलेशन थी उतनी, उसका मेयर आ जाएगा, आपको एक कमिश्नर मिल जाएगा, उसका बजट हो जाएगा, वो सीवेज उस तरह का आएगा, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वो वहाँ पे आ जाएंगी, जितनी बड़ी बड़ी एनजीओ काम करती हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वो आ जाएंगी, वहाँ का सीवेज, वहाँ की स्ट्रीट लाइटिंग, वहाँ के घाट। मतलब उन्होंने कहा भाई रामलला तो आने वाले हैं, मैं तैयारी तो करूँ रामलला के आने की, मंदिर तो बनने वाला है। उनको पहले से कन्विक्शन था 2017 में ही कि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। जिसने भी वो केस डायरी पढ़ लिया ना एक बार, उसको मंदिर तो बनेगा, इसे ओपन एंड शट केस। तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अखिलेश यादव तो उसको डिलैपिडेटेड टाउन छोड़ दिया था। जो वीएचपी की कार्यशाला में नक्काशी के लिए पत्थर आते थे, उनसे भी इतने भयभीत थे, उनको भी नहीं आने देते थे। अच्छा। तो इसलिए आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ चाहिए थे इस पूरे अभियान को होने के लिए। और अभी नरेंद्र मोदी जी आएंगे स्नान करने जी, और योगी जी साथ में होंगे। राम मंदिर बन चुका है, उसका 1 साल भी अभी पूरा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये जो मतलब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, सारे कॉरिडोर, मतलब उज्जैन जाएंगे तो कॉरिडोर, आप और अलग मंदिर जाएंगे तो कॉरिडोर, आप हमारे धामों में जाएंगे उत्तराखंड में तो वहाँ कॉरिडोर, वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी अपने आप एक अद्भुत काम कर रहे हैं। मतलब एक साथ जो पिछले 10-12 साल में जयेश भारत का जो कल्चरल रिनेसा हुआ है ना, आई डाउट लाइफ टाइम में कब हुआ था। वो हुआ था मेरे ख्याल से रानी होलकर के समय हुआ हो तो हुआ। तब उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मतलब जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो 250 साल बाद मोदी ने टच किया, योगी ने टच किया उस मंदिर को। मतलब उसमें कुछ अच्छा हो जाए, नहीं तो जैसा था वैसा था, किसी ने सोचा भी नहीं उसको टच करने का, उसको उद्धार करने का। तो हम लोग जिस टाइम में रह रहे हैं, दे आर प्रीशियस टाइम। मैं तो बार बार कहता हूँ, वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर विच नरेंद्र मोदी एंड योगी आर ब्रीदिंग। ये मतलब सुनने में बहुत बड़ी बात लगेगी भाई, वो नॉर्मल लोग नहीं है। हमारे यहाँ जोक क्या चलता है, कौन पहले उठता है, मोदी पहले उठते हैं कि योगी पहले उठते हैं। मतलब जोक भी बन रहा है उनके डिसिप्लिन पे। वो कह रहे नहीं वो 5 मिनट पहले उठते हैं। मतलब इट्स अ बिग थिंग। हमने तो देखे ना विलासिता करते हुए। वो बड़ा अच्छा वो था, मतलब क्या था, उतरा है रामराज, हाँ, काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। मतलब विधायक मतलब एमएलए के लिए ये इमेज थी हमारी, काजू और वो विस्की पी रहा है। और उस इमेज को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक संत की परंपरा में ले गए, उसको एक राजऋषि की परंपरा में ले गए। और हम लोग उस गवर्नेंस के टाइम पे हैं और हम लोग देख रहे हैं उसको होता हुआ कि जब नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो ताजमहल नहीं लेके जाते हैं, वो भगवत गीता ओबामा को और ट्रंप को गिफ्ट करके आते हैं वहाँ पे। वो वहाँ पे हर जो बड़े से बड़ा मंदिर, मतलब यूएई में मंदिर बन गया भाई। आपको पता है, आप पूरे मिडिल ईस्ट में
हिंदू लिटरेचर लेके ट्रैवल नहीं कर सकते थे एयरपोर्ट पे। अच्छा, ये आप लिटरेचर लेके जाएंगे तो आपके सामान से निकला दिया जाएगा या आपको डिटेन करके थोड़ी देर बात ये करी जाएगी। law था? ये लॉ अभी भी सऊदी अरेबिया में अभी भी है मेरे ख्याल से कि आप नॉन इस्लामिक लिटरेचर लेके नहीं जा सकते वहाँ पे। ऐसी जगहों पे मंदिर बन रहा है भाई, ये छोटी बातें नहीं है। और वो मंदिर इस लाइक विशाल मंदिर जो Right, हाँ, मैंने जो photos देखे उसके। अक्षरधाम का मंदिर बना है, कोई भी जाए वहाँ पे और वो बना है और वो लोग भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट करें। इसके लिए मेजर माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको आपके देश में योगी जैसे लोग होंगे, हेमंत बिस्वा जैसे, देवेंद्र फडणवीस जैसे, स्मृति ईरानी जैसे, अन्नामलाई जैसे लीडर यहाँ पे, और उनके जो लीडरों के लीडर नरेंद्र मोदी, उनके साथ संबल से खड़े अमित शाह, जयशंकर, राजनाथ सिंह, ये मतलब ये टीम, ये सारे बिल्कुल फुली डेडिकेटेड लोग। मतलब सुना था मैंने, कोई बता रहा था कि जब 2015 वाला दिल्ली इलेक्शन हार गए भाजपा, उस दिन अमित शाह के घर में शादी थी। उन्होंने शादी में कोई शहनाई नहीं बजेगी, बस सिंपल कर लो। अच्छा, मतलब दिल्ली इलेक्शन में शादी में वो उसके घर वाले कह रहे हैं बस शादी मनाने दो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कह रहे नहीं, वो मतलब उनके लिए वो काम नहीं है, वो दैट्स देयर लाइफ, वो उसे जी रहे हैं, सुबह शाम उसे ही जी रहे हैं वो लोग। Right. ऐसे डेडिकेटेड लोग भारत को मिल जाना इज लाइक ए ब्लेसिंग फॉर द कंट्री। ट्रू। बट क्योंकि आपने मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया, उनका वहाँ पे एक स्टैचू बस्ट लगने वाला था, उसके वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्या चीज़ है ये? घर से लग भी गया है, मैंने तो कुछ फोटो भी देखे ना। आजकल फोटो किस तरह से आ रहे हैं पता नहीं लग रहा। अखिलेश यादव कहीं पे तो किसी नदी में स्नान करके आए, शायद हरिद्वार में करके आए, न्यूज़ वाला कह रहा है महाकुंभ के बीच गंगा में स्नान किया। ऐसा लगता है यहाँ पे किया कि कहाँ पे किया पता नहीं। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश में को मुल्ला मुलायम बोला जाता है। क्यों मुल्ला मुलायम बोला जाता है? उन्होंने कार सेवकों पे निर्ममता से गोली चलाई, निर्ममता से, मतलब भून डाला। निर्ममता से क्या मतलब छाती पे गोली क्यों? अगर मान लिया आपको भीड़ मारने करनी तो प्रोटोकॉल होता है कि आप कमर से नीचे लगाएं जिससे व्यक्ति की जान ना जाए। निर्ममता से गोली चलाई, मतलब खून में रंग दिया, पूरी सरयू खून में रंग दी। और उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया, अगर मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए और कार सेवकों को और हिंदुओं को मारना पड़ता तो मैं और गोली चलवाता। मतलब रुके नहीं उस पर, मतलब और करता। मतलब ही इज़ नॉट इवन अपॉलोजेटिक अबाउट इट। वो व्यक्ति का बस्ट कुंभ में क्यों लग रहा है भाई? आपने तो आजम खां को प्रभारी बनाया था। जब अखिलेश यादव के समय में कुंभ था, उस समय उनके पास 205-207 एमएलए रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में 55-60 मंत्रियों का विधान है। उतने मंत्रियों में आजम खां ही मिला आपको, जिसको आपने कुंभ मेला का प्रभारी बनाया। मतलब इतने अखाड़े हैं, इतनी परंपराएं, इतनी रिलीजियस चीज़ें हैं, उसको ओवरसी करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए, इन सबसे बातचीत करने के लिए कौन मिला जिसको पता ही नहीं हिंदू धर्म का कुछ? वो क्यों बनाया? वो सिंपल नहीं था, वो मैसेजिंग थी कि जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी चीज़ है, जिसमें आपके सारे अखाड़े आ रहे हैं, जिसमें आपके पूरे धर्माचार्य आ रहे हैं, सारे महामंडलेश्वर आ रहे हैं, उसके ऊपर मैंने आजम खां को बैठा दिया। मतलब नहीं, हिंदुइज्म के ऊपर इस्लाम को बैठा दिया। ये उनका मैसेजिंग था अपने वोट बैंक को। लेकिन अब आप मुलायम सिंह का पुतला लगाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन वही है कि भाई आपको इस पूरे अनुष्ठान में अपना यू ना आई वांट माई पाई इन, ठीक है, ले लो यार, ले लो, हाउ डज इट मैटर? जनता समझ गई ना। अब आप जनता 24/7 मीडिया पॉडकास्ट के ज़माने में, ट्विटर के ज़माने में आप जनता को बेवकूफ़ नहीं, जनता समझ गई कि आपकी क्या फैंसी ड्रेस है और क्या आपके मन में है। बट कुंभ मेला जो इतना बड़ा एक चीज़ है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक फिनोमेना है, वहाँ पे वाई इज इट सेट कि मतलब नॉन हिंदूज को नहीं आने देंगे? देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी कोई बट ये स्टेटमेंट्स तो आते हैं। नहीं, स्टेटमेंट किसी संत ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया। देखो, संतों का भी कहना क्या है, आप पूरे टाइम तो मीडिया में, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, वो कह रहा है वक्फ की ज़मीन है, एक कह रहा है कि ये इसमें नंगे साधु आते हैं, एक कहता है सुल्फा वाले साधु आते हैं, एक कहता है गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर दिया है ना। जब आपको इतनी दिक्कत है तो क्यों आना है? पर ये तो जनरलाइज करना भी हो गया ना, हर कोई तो ये नहीं सोचता। तो योगी जी ने कहा मुस्लिम आए वहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग, बिल्कुल ये शब्द करूँगे, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। वो तो किसी भी कर दी जाएगी भाई, कोई भी वहाँ पे गड़बड़ करेगा। हम बात करेंगे वहाँ सुरक्षा की क्या खतरनाक व्यवस्था है। वहाँ एनएसजी कमांडो से लेकर एक चेंज AI मॉनिटर्ड कैमरे से मॉनिटर्ड है वो। तो जो भी वो कुछ गड़बड़ करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो सरकार करेगी। लेकिन इतना विरोध करने के बाद, मतलब वो कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने दो। आपको हिंदू धर्म की एक चीज़ से वास्ता नहीं है। आपको रोज़ उसको 6 गाली देनी है, आपको संतों को गाली देनी है, आपको भारतीय परंपराओं को गाली देनी है। आपने वो ओवासी का भाषण सुना? जी। वो बोला ये दुर्गा माँ कहाँ से आ गई, क्या आप मनुष्य नाम ले लिया? आपको ये सब तो बोलना है। और इस पर उन्होंने तो बोला, सामने जो लाखों लोग पड़े वो ताली बजा रहे हैं, इन लोगों को कुंभ में आके पैसा कमाना है। तो भाई कोई भी संत कहेगा ना भाई क्यों अपने त्योहारों में कमाओ, राइट। और योगी जी ने कहा बल्कि आप आइए, बिल्कुल घूमिए, लेकिन आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो डेंटिंग पेंटिंग होगी। वो तो योगी जी का फंडा ही है। डिस्पाइट रिलीजन वो तो होना ही चाहिए। वो तो होना ही चाहिए। हाँ, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको आना है, पवित्र होना है, जिसको भी अपने पाप धोने पहुंचे वहाँ पे। आपने वो कहावत सुनी है, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई?
वो तो देखिए बॉलीवुड का स्पिनर है ना। राइट। उसके दो करूँगा, एक तो देखिए पहले सच में अव्यवस्था थी, है ना। 2017 से पहले जब जोगी बाबा नहीं थे, उनके कुंभ अलग तरह के थे, आज के कुंभ उसमें हम एक कंपैरिजन पे बात कर सकते हैं अलग से। अव्यवस्था थी, लेकिन वो तो किसी भी भीड़ की जगह में होती है ना। दिलजीत दोसांझ का शो होगा, उसमें भीड़ होगी ना, भीड़ में जो भी दिक्कतें होती हैं, भगदड़ वहाँ भी मच सकती है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे भी खो सकता है, मक्का मदीना में हो सकता है। लेकिन बॉलीवुड तो देखिए कौन चलाते थे, वो आपके जावेद अख्तर और सलमान खान के पिताजी, उन्हीं वो स्टोरी राइटर थे वहाँ पे। तो वो जो स्टोरियाँ चली उसमें क्या होता था, बल्कि आई एम रोहतक के एक प्रोफेसर ने स्टडी करी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने उसकी ट्वीट चेन भी लिखी थी, पूरा आपको उसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स में। उन्होंने क्या करा, 1950 से लेकर 2010-2015 की मूवीज़ को सेलेक्ट करा, मतलब 50-50 मूवी रैंडम सेलेक्शन करा उन्होंने हर साल का। उन्होंने पाया कि कैरेक्टर्स कैसे दिखाए जा रहे हैं, कि जो रेपिस्ट है उसका नाम कोई ठाकुर जाति से होगा, जो सूदखोर है बड़ा उसका नाम किसी वैश्य जाति से, बनिया जाति से होगा, जो कलंक करके कुछ, जो बिल्कुल टीका लगा के कुछ गंदे काम कर रहा है वो एक ब्राह्मण जाति से व्यक्ति होगा, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा वहाँ पे वो एक मुस्लिम समाज का होगा, जो सब कुछ अच्छा कर रहा होगा, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की सारी चीज़ें कर रहा होगा। तो स्पिन दिया गया है बहुत स्टाइल। जो सबसे बट ऑफ द जोक है वो सिख, जितने आपको जो सरदारों वाले जोक हैं सारे बॉलीवुड से निकले हैं, सारे बॉलीवुड से निकले हैं। 12 बजे सरदार ऐसा हो जाता, भाई इतनी सशक्त कौम है वो नहीं दिखाया कभी आज तक। महाराणा रणजीत सिंह पे पिक्चर बनी क्या हिंदी में कोई? भाई आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप बॉलीवुड हैं, आपने शिवाजी महाराज पे हिंदी की पिक्चर नहीं बनाई बड़ी, अब वो ऋषभ शेट्टी बना रहा है वहां पर कर्नाटका में। तो बॉलीवुड को तो बॉलीवुड ने कहा महाभारत घर में मत रखो, महाभारत हो जाएगी घर में। हमारे ऋषि क्या कहते हैं, पंचम वेद है वो, उसे घर पे रखना बहुत शुभ है। तो हमें तो बताया गया ना कि भैया मेले में मत जाओ, मेले में खो जाते हैं। आज भी मुझे लोग कह रहे हैं यार भीड़ बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है। मैंने कहा भाई पहले होती होगी, अब तो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें सब भीड़ डाइवर्ट हो जाती है। मुझे सिक्योरिटी समझाइए यहाँ की, क्योंकि जैसा आपने कहा कि AI कैमराज वहाँ पे है, आपने एक और बीच में बात की थी कि अगर वहाँ पे कोई खो जाता है अब तो उसका तो इमेज सर्च करके आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो लास्ट कहाँ पे दिखे थे या कहाँ खड़ा है वो इंसान। और मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, NSG कमांडोज की टीम है, वाटरवेज के थ्रू सिक्योरिटी हो रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है, क्योंकि इतने सारे लोग, क्राउड मैनेजमेंट दोनों। एग्जैक्टली, एक तो सिक्योरिटी विद एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब कोई सैबोटाज करने ही आया तो उसको रोकना, और जस्ट आउट ऑफ भीड़ जो भी प्रॉब्लम, जो भी भीड़ से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कहीं पे भी हो सकती है। बल्कि दिलजीत दोसांझ के, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ किसी भी शो के, चाहे ब्रांड एडम्स आए, पुष्पा मूवी रिलीज हुई थिएटर में, स्टैम्पीड हो गई, उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था कुंभ में है। हाँ एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये मैनेज किस तरह से किया जाता है एंड व्हाट एक्चुअल में सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं? देखिए पन्नू ने बैठ के थ्रेट दे दिया ना। जी। देखिए सबसे पहले मैं क्राउड से शुरू करता हूँ। इतने सारे लोग आएंगे, 40-50 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को पड़ेगी इस बार, उसमें एक्सपेक्टेड है 8 करोड़ लोग एक दिन में उस जगह पे। पिछली बार ही 4 करोड़ लोग आए थे, तो मतलब 8 करोड़ कोई बड़ा डबल ही करा है उसको ना, क्योंकि इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी है और हर व्यक्ति आ रहा है। श्रद्धालु तो आते हैं, टूरिस्ट भी आने लगे हैं, जो मतलब जिनका हाफ मन होता था, जो डरे रहते थे बॉलीवुड की पिक्चरें देख के, वो भी आ रहे हैं। मतलब 2 लाख टेंट प्राइवेट वेंडर्स उन्होंने सारे फुल चल रहे हैं हर समय, राइट। होटल फुल चल रहे हैं, होम स्टे फुल चल रहे हैं, अखाड़ों के अंदर जो गेस्ट के लिए वो सब स्थान फुल चल रहे हैं। इतने सारे लोग आएंगे, भीड़ आ गई, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है? तो क्राउड मैनेजमेंट के 3-4 तरीके, बड़े स्मार्ट तरीके हैं। पहले वो जो घाट 2-3 किलोमीटर का घाट था, मतलब नदी का घाट तो चलता जा रहा है, लेकिन मैं कोई जंगल नदियों से जंगल वन से होकर तो घाट पे नदी पे जाऊंगा नहीं, मैं तो जहाँ पे सड़क होगी चलता हुआ जा पाऊंगा। तो इस स्ट्रेच को 2-3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का कर दिया है। ओके, समझ में आ गया? एक करोड़ की भीड़ 1 किलोमीटर में, 1 करोड़ की भीड़ 12 किलोमीटर में। और हर जगह डेवलप्ड घाट बना दिए हैं, हर जगह बहुत सुंदर इंस्टॉलेशंस कर दिए हैं। तो मान लिया कल योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कोई सेल्फी खिंचवाई या उन्होंने कोई फोटो खिंचवाई, मोदी जी गए, अंबानी गए, स्टीव जॉब्स की पत्नी, उन्होंने कोई फोटो खिंचाई, आपने मुझे तो वहीं जाना है, तो जैसा वहाँ दिख रहा था वैसा 100 जगह दिख रहा है। करेक्ट। मतलब मैंने आई लव प्रयाग का अगर कहीं बोर्ड लगाया है, या कहीं सुंदर बोट है, कहीं सुंदर मूर्ति का इंस्टॉलेशन है, तो उस तरह की सुंदरता, सेम नहीं सिमिलर सुंदरता आपको हर आधे किलोमीटर में दिखेगी। तो कोई चौक पॉइंट नहीं बनेगा, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाके फोटो खिंचानी है, मुझे वहीं डुबकी लेनी है, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे टॉयलेट केवल वहीं है, खाने की जगह केवल वहीं है, चेंजिंग रूम कैसे वहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरे 12 किलोमीटर में स्ट्रेच कर दिया। सबसे पहले तो आपने भीड़ को डाइवर्ट कर दिया। करेक्ट। फिर प्रयागराज में पहले 2 या 3 रेलवे स्टेशन होते थे, अब 6 से 8 रेलवे स्टेशन है। तो बहुत सारे लोग आए, वो एक जगह पे उतरे, या फिर कुछ यहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, भीड़ डाइवर्स कर दी। तो पहला पॉइंट है, भीड़ को डाइवर्ट करो, डाइवर्स करो, उसको फैलाओ, उसको डिस्पर्स करो, उसको स्प्रेड कर दो।
और जो बिल्कुल कुंभ मेला क्षेत्र के पास के रेलवे स्टेशन है उसको शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन बंद कर दो। मतलब लोग थोड़ा सा दूर उतर जाएं और 1-2 किलोमीटर चलते हुए आ जाएं या ई रिक्शा से आ जाएं। ये पहली व्यवस्था कि भीड़ को कैसे मैनेज करें। फिर ड्रोन कैमरों से और सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग होती रहे और उस मॉनिटरिंग की फीड कंट्रोल रूम में जाती रहे। मतलब कंट्रोल रूम वो देखने वाले हैं, आपका हर स्क्वायर फीट इज वॉच्ड बाय समवन, राइट, is watched by someone, is watched by a camera, is watched by a drone, is watched by a human being। जैसे ही वहाँ भीड़ उसकी स्टिपुलेट भीड़ से ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल रूम में रेड फ्लैग आ जाएगा कि भीड़ यहाँ पे, मान लिया मैंने सोचा था कि यहाँ पे 1000 लोग इस एरिया में आ सकते हैं, 10,000 लोग आ सकते हैं। जैसे ही हेड काउंट से भीड़, वो गिन नहीं रहा है बैठ के, हेड काउंट से भीड़ पता लगेगी, जहाँ पे 10,000 से 100 लोग ज़्यादा हुए वहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट्स के बाद जो लोकल पुलिस टीम है उसको फोन चला जाएगा, वो भीड़ को डिस्पर्स कर देगी। उसको भीड़ को डिस्पर्स करने के प्रोटोकॉल बता रखे हैं कि भाई अगर यहाँ भीड़ हो तो इसको यहाँ भेजना है, उसको यहाँ भेजना है, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 40,000 से 50,000 पुलिस प्रयाग में है, जो उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से 4 लाख का पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश के पास इस समय। अखिलेश यादव के समय वो 1.5 लाख का हुआ करता था, वो भी बता दूं। योगी सरकार ने उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया, वो ऑलमोस्ट 4 लाख का, 3.5 से 4 लाख का पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। उसका 40 से 50,000 का पुलिस फोर्स ग्राउंड पर रखा है। वो भी ऐसे नहीं, पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर में डिवाइड कर दिया। एक सेक्टर में मैनुअल रीच के, एक पुलिस वाला मैनुअली कितना बीट कर सकता है, कितना घूम सकता है, कितना देख सकता है, कितने लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है, उतने हिसाब से करके, मतलब चप्पे चप्पे पे जो कहते हैं ना, वो चप्पे चप्पे पे आदमी और टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी से भी वॉच हो रहा है, ह्यूमन वाइज से भी वॉच हो रहा है। तो इसलिए ये 2 तरीके हैं। और फिर टेक्नोलॉजी का यूज, अगर कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ होती है तो एनएसजी कमांडो की पूरी यूनिट, अभी 4-5 दिन पहले फोटो भी आए थे, एनएसजी की ड्रिल चल रही थी, ड्रोन चल रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन चल रहे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो सकता है, एआई रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं कि भाई कोई खो जाता है, कोई सामान खो जाता है, या कोई हमें ऐसा कोई सूचना मिली कि ये अनएक्सपेक्टेड आदमी वहाँ पहुँच गया, उसको ट्रेस करना है, उसको आप बिल्कुल 10-5 मिनट में ट्रेस कर लेंगे विद एआई टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज का यूसेज है। इसलिए इट्स अ टेक्नोलॉजी मावल, इसलिए इट्स अर्बन प्लानिंग मावल, इट्स अ क्राउड मैनेजमेंट मावल, इट्स अ लॉजिस्टिक मावल, इट्स अ ट्रांसपोर्ट मावल, इट्स अ पार्किंग मावल। मतलब वहाँ 100 पार्किंग में 5 लाख गाड़ी पार्क हो सकती है। उसकी भी ऐप है कि कौन सी पार्किंग खाली पड़ी है, अच्छा, जिससे आपको पता लग जाए, आप घूमते ना रहे। वाह। तो मतलब जितनी, इसलिए इसको जाके ही देख पाएंगे। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ मिस कर ही जाऊंगा। इतनी सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली वो मावल तो है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इतना सब कुछ और मैनेज ये सब करना, टेम्पररी प्लान है। करना। एग्जैक्टली, ये सब टेम्पररी है, जो बना है पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, और सब उसमें से बहुत सारी चीजें चली जाए। परमानेंट इंस्टॉलेशन तो रहेंगे, लेकिन जो मेला क्षेत्र की फैसिलिटी है वो तो खत्म जाए। ओलंपिक विलेज के तरह है वो ऑलमोस्ट। ओलंपिक विलेज की कुछ चीजें, हाँ, मतलब बिल्कुल उस लेवल का है, उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है। राइट। एक और जो आपने बीच में बात कही थी कि वहाँ पे बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी स्टार्ट होते हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें वहीं से शुरुआत होती है। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मैं अभी नाम मुझे नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट क्या था, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ वहाँ पे शुरू हुई थी। एक सोशल मूवमेंट था जिसमें जो स्कैवेंजर हंटर्स थे, जो नालों में से कचरा निकालते हैं, हमारे लिए काम करता है वो, उन लोगों को एक तरह से सोसाइटी ने कहा था कि आप अनटचेबल्स हैं, हम आपको टच नहीं करेंगे। बट कुंभ में मैं पढ़ रहा था कि उन्हें और कई सारे संत साधु जो थे, उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया, विच वॉज अ राइट सोशल मैसेजिंग टू द होल नेशन। तो ऐसी और कौन सी चीज़ें जो वहाँ से हुई है? हिंदू समाज में सारी जातियाँ बैठ के खाएं, साथ में पूजा करें, साथ में स्नान करें, साथ में अपने अनुष्ठान करें, खाना ये पकाए, वो खाए, वो पकाए, ये खाए, इसके बारे में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने बोला है। चाहे वो वीर सावरकर ने बोला हो, चाहे वो तिलक ने बोला हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद ने बोला हो, मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे लोगों ने बोला हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको एक नई ग्रामर दे दी है। राइट। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और वो आती कहाँ से? वो उनके गुरु से आती है। जब योगी आदित्यनाथ महंत इलेक्ट बन गए, मतलब उत्तराधिकारी बन गए गोरक्षनाथ पीठ के, तब महंत आदित्यनाथ थोड़े से फ्री हो गए, तो वो पूरे भारत का भ्रमण करने लगे। पहले तो भ्रमण न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो पहली बार साउथ में गए तो उन्होंने मैसिव कन्वर्जन देखा। उनको पता लगा कन्वर्जन क्यों हो रहा है। वो उसकी रूट पे गए तो पता शायद जो भारत में जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं हो, जो वर्ण व्यवस्था का अपभ्रंश जाति व्यवस्था हो गई है कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे वो ब्राह्मण वाले काम नहीं कर रहा है, बनिया का बेटा बनिया होगा, चाहे वो बनिया काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी वो बनिया होगा, क्योंकि वो पहले हमारे यहाँ था कर्म से जाति डिसाइड होती थी। राइट। कि आपका कर्म ये है तो अब जाति होगी। हमारे यहाँ तो अम्मा को भी और बाबा रामदेव के भी पैर छूते हैं हम। वो तो ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुए, लेकिन तब भी मानते हैं। हमारे यहाँ जो बड़े 2 ग्रंथ हैं हमारे क्या, महाभारत और रामायण, दोनों ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए, लेकिन तब भी हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं। वो तो महर्षि वेद ऋषि में माना जाता है उनको।
तो हमारे यहाँ कर्म की परंपरा थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपभ्रंश होती हुई जैसी आक्रांता आए तो हम अपने आप में सीमित हो गए। बाहर से आक्रांता आता है तो अब क्या करते हैं, मैं अपने को तो प्रोटेक्ट कर लूँ, तो उस प्रोटेक्शन में हम बड़े क्लोज डोर हो गए। जो हमारा ओपन आर्किटेक्चर था वो थोड़ा क्लोज आर्किटेक्चर होता गया। राइट। तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने नई टर्म दे दी है। तो जब वो देखने गए महंत वैद्यनाथ कि साउथ में कन्वर्जन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वापस आके उन्होंने जाति प्रथा पे सबसे ज़्यादा काम करना शुरू करा। उन्होंने मंदिर बनवाने शुरू कर दिए अलग अलग, कि भाई अगर ये पासी हो गाँव है तो पासी पुजारी होगा, ये पासवानों का गाँव है, निषादों का गाँव है तो निषाद पुजारी होगा। ये बड़ी उन्होंने काम करे, अपने मठ के पैसों से काम करे। फिर काशी में डोम राजा होते हैं। डोम कौन होते हैं? जो काशी में आपको पता है जो हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार होता है वो होता है, वो हरिश्चंद्र घाट पे होता है, वो मणिकर्णिका घाट पे होता है। जो वो आग लगाते हैं वो डोम जाति के लोग होते हैं, अग्नि जो देते हैं डोम जाति। उनको तो बिल्कुल ही आपके डोम के साथ को कर बैठेगा। तो महंत वैद्यनाथ ने सारे संतों का आह्वान करा और कहा हम डोम जाति के लोगों के साथ, जिसको आप लोएस्ट हो तो लोएस्ट मानेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। कई संतों ने भी उसका वो करा कि नहीं 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 ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने वो शुरू करा, फिर वो कॉमन परिपाटी बन गई। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, तो जो भी कहीं कहीं पे भी प्रयोग हुए हैं, वो कुंभ तो उसकी मतलब प्रयोगों की जननी है ना, और प्रयोगों का कॉस्मोस है, तो वहाँ बिल्कुल सारे होगा। यार वो नदी में इतने सारे लोग नहा रहे हैं, उसमें मोदी जी भी नहा रहे हैं, उसमें अंबानी भी नहा रहे हैं, उसमें मोहनदास पाई भी नहा रहे हैं, उसमें स्टीव जॉब्स की पत्नी भी नहा रही है, उसमें अमीश त्रिपाठी भी नहा रहे हैं, उसमें सब नहा रहे हैं। करेक्ट। उसमें हम लोग भी नहा रहे हैं। उसमें किस जाति का कौन आया, कौन नहा के गया, कौन दर्शन करके गया, किसने अर्घ चढ़ाया, कोई नहीं पता। तो कुंभ तो बिल्कुल ठीक है। और सारे संतों के बीच में ये भी मान्यता है कि सब लोग साथ में मिलके खाएंगे। कौन पकाएगा, कौन किसको सर्व करेगा, कौन खाएगा, किसी को किसी के सूचना की जरूरत नहीं है। तो जो उन्होंने कहा कि भाई हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसकी जो मतलब परिणति है वो आपको कुंभ में देखने को मिलेगी। ब्यूटीफुल। पर अगर कोई इंसान है जो कुंभ मेले में जा रहा है इस बार, उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? इज देयर एनी ब्लूप्रिंट या कोई लिस्ट है जो उन्हें करना ही करना चाहिए? देखिए, पहले तो अगर किसी को ट्रैवल करना है तो 3-4 चीज़ें हैं। पहले तो ट्रैवल करें वहाँ पे। कैसे ट्रैवल करें? प्रयागराज में एयरपोर्ट है, काफ़ी डेवलप्ड एयरपोर्ट है। हर बड़े शहर से वहाँ पर डायरेक्टिंग या कनेक्टिंग फ़्लाइट है। पहली चीज़, अगर आपको प्रयागराज की फ़्लाइट नहीं मिलती है, ख़त्म हो चुकी है, लोगों ने बहुत प्री बुकिंग करी हुई है पहले से, या महंगी मिलती है, 3-4 एयरपोर्ट आसपास हैं। बनारस एयरपोर्ट 3 घंटा दूर, लखनऊ एयरपोर्ट 4.5 घंटा दूर, अयोध्या एयरपोर्ट 4 घंटा दूर, किसी में भी जा सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट 7-8 घंटा दूर, जो भी बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है ना। ट्रेनें चलती हैं दिल्ली से। आप दिल्ली पहुंच जाएं, दिल्ली पहुंचना सबको आता है, दिल्ली पहुंच जाएं जिस भी माध्यम से। दिल्ली से ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से बसें चलती हैं रात की, दिन की। आप पहले तो पहुंच जाएं। अब आप रहेंगे कहाँ पे? वहाँ पे सरकार ने फ्री जुगाड़ करे हुए हैं, फ्री प्रबंध करे हुए हैं। 25,000 करीब बेड हैं, जिसमें आप एक दिन के, सरकार आपकी लंबी व्यवस्था हॉलीडे के हिसाब से नहीं करे, आप स्नान करें, एक दिन रहें और सुबह चले जाएं। 25,000 बेड है, उसकी बुकिंग चल रही है। बजरंग दल ने वहाँ पे हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू ऑनलाइन हेल्पलाइन, उन्होंने कम से कम कई लाखों लोगों के रुकने की व्यवस्था करी हुई है। वो आपका कंबल देंगे, आपको गद्दा देंगे और आपको व्यवस्था देंगे रहने की। जो लग्जरी टेंट हैं बड़े बड़े, जिनके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कमरे, उसमें भी डॉर्मेटरीज हैं। मतलब व्यवस्था पूरी उनकी, लेकिन डॉर्मेटरी वाली व्यवस्था कि 10-10, 20-20 लोग, वो 500 रुपये से 2,000 रुपये तक की है। अगर आपको शहर में रहना है तो होटल बुक कर लीजिए, वो आपकी ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, उससे आप उससे होटल बुक कर लीजिए, वो भी टेंट बुक कर रहे हैं। सरकार की अपनी यूपी टूरिज्म के टेंट्स हैं, और सरकार ने जो और लिस्टेड कंपनी है जो सुचारू रूप से चल रही हैं, जो सरकार के द्वारा अनुमानित हैं, अप्रूव्ड है, उनकी 10-12 की लिस्ट दे रखी है। आप होम स्टे कर लें, आप एयरबिनबी से बुक कर लें, वो भी व्यवस्था अवेलेबल है। आपके कोई मित्र दोस्त रहते हों हॉस्टल में, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का हब है, उनके साथ जाकर रह लें। तो बहुत सारे तरीके हैं रहने के। बहाने बनाने के बहुत हैं, बहाने को काटने के बहुत तरीके हैं। अब आप खाएंगे पिएंगे, खाने की तो वहाँ पे ऐसा है कि मतलब आप थक जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। मतलब जैसे वो कहा है, इस्कॉन ने कहा है कि वो अदानी जी के साथ मिलकर कई हज़ारों लोगों को रोज़ खाना खिलाएंगे। हर वहाँ मठ मंदिर छावनी में वहाँ खाना बंट रहा है, आपको बस जाना है। कहीं कढ़ी चावल मिल रहे हैं, कहीं छोले चावल मिल रहे हैं, कहीं गुजराती खाना मिल रहा है, कहीं सांभर चावल मिल रहा है, कहीं रोटी चावल मिल रहा है। वहाँ खाना सुंदरता से मिल रहा है। हर मठ में, जो 10,000 इंस्टॉलेशन है, सब में खाना मिल रहा है। नहीं तो जो बाहर इंस्टॉलेशन है वो तो लगे हुए हैं, बाहर जाके खाना खा लिए सस्ता वाला। जोगी बाबा ने वहाँ पे 10-10 रुपये की किचन भी शुरू करी, 10 रुपये में पूरी थाली। तो वो भी व्यवस्था है, वो सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है। तो खाना खा लिया, अब आता है एक्सपीरियंस करें क्या वहाँ पर। तो सबसे चीज़ है कि वो जो स्नानों की खास दिन है, जो 6 स्नान, उन दिन जाके स्नान करिए। वहाँ पे उन 45 दिनों में नहाने की बहुत ज़्यादा महत्व है। डुबकी लीजिए, डिप चैलेंज लीजिए। कितने 3 डिप लिए जाते हैं कहते हैं, तो 3 डिप लीजिए। पहले नदी को प्रणाम कीजिए, पानी अपने ऊपर डालिए। जो भी अपने जितने लोग हैं जो नहीं आ पाए, उनके नाम से भी डुबकी मारिए वहाँ पे, और एक तरह का तर्पण भी करिए अपना वहाँ पे।
सूर्य होंगे, सूर्य का तर्पण करिए। अब आप वहाँ कर सकते हैं जो 13 अखाड़े मैंने आपको बताए, उन 13 अखाड़ों के सामने जाइए, कम से कम बेसिक जो है उनके सामने एक सेल्फी खिंचाइए। अखाड़े का नाम तो याद हो, उसका अगला स्टेप लेना है तो वहाँ पे कोई होगा, उससे समझिए कि उस अखाड़े का क्या विधा है, उसका क्या विधान है, उसकी क्या पूजा पद्धति है, उसकी क्या योग पद्धति है, उसकी क्या ध्यान की पद्धति है, वो सीखिए। नागा साधुओं से मिलिए, अघोड़ी बाबाओं से मिलिए, महिला संतों से मिलिए, प्रवचन सुनिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनिए। कहीं भी आपको मिलेगा कि कोई कथक का इस्तेमाल करके, कथक को यूज़ करके रामायण का मंचन कर रहा है, भारत की प्राचीन कथाओं का मंचन कर रहा है, कोई बिहू में कर रहा है, कोई भरतनाट्यम का इस्तेमाल करके कुछ और मंचन कर रहा है, देवी शक्ति का मंचन कर रहा है। बड़े बड़े जो भजन सिंगर हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो वो सारा एक्सपीरियंस करिए। सरकार ने बहुत सारे डिजिटल डिस्प्ले कर रहे हैं वहाँ AR VR से आप वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं, आप कुंभ की पूरी कहानी देख सकते हैं, आप वाटर शोज देख सकते हैं वहाँ से। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को है वहाँ पे मतलब बिल्कुल जो स्पिरिचुअल चीज़ों से लेकर डिजिटल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल टू डिजिटल सब है जोगी बाबा के कुंभ में। वाह, ओके। और ये जो वहाँ पे मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि फीमेल नागा साधुस भी आती है, बिल्कुल। इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बिकॉज ये भी एक वही सेक्ट है कि बहुत सीक्रेटिव है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारे यहाँ भारत एक अकेली परंपरा है पूरे विश्व में जहाँ स्त्री के देवी या देवता या भगवान या इष्ट या गॉड रूप की पूजा होती है। और जो सबसे बड़ी देवी है, मतलब हमारे 3 सबसे बड़ी लाइफ में आपकी क्या चीज़ होती है? आपके पास ताकत हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास विद्या हो। तीनों के इष्ट देव कौन है? देवियाँ हैं। करेक्ट है ना? पावर की शक्ति हो गई दुर्गा माँ हो गई और उनके रूप हो गए, धन की लक्ष्मी हो गई, और विद्या की, ज्ञान की, नॉलेज की सरस्वती हो गई। तो हमारे यहाँ तो देवी तो संत बने वो तो पूजनीय है ही। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जहाँ देवी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। तो जूना अखाड़े में, अलग अखाड़ों में देवियों के नागा साधु बनना या फिर महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रथा है। आपको बहुत सारी वहाँ पे उसमें कोई इंट्री होने वाली बात भी नहीं है। लोगों को लगता है कि वो भी निर्वस्त्र रहती है, नहीं, वो पूरे वस्त्रों के साथ रहती है, उनका अलग तरह का टीका होता है। देखो हमें अपनी मॉडर्न वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी ज़्यादा है उसमें, हमने समझा कुछ है नहीं, पढ़ा कुछ है नहीं। हमें नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? भाई वो कठोर बन रहा है, वो इंद्रियों को छोड़ रहा है, वो शरीर से मोह छोड़ रहा है, वो अपने, इसलिए वो वस्त्रों का त्याग कर रहा है। वो फैशन शो नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो हम अपने फ्रेम से जो हमारे आसपास चीज़ होती है उससे हम तुलना करते हैं उस वर्ड की जिसका हमें ना तो A पता ना Z पता। राइट। तो इसलिए आपको वहाँ पे महिला साधु भी दिखेंगी और आपको बहुत सारी विदुषी दिखेंगी, आपको प्रवचन करती हुई मिलेंगी। तो कभी आपको कोई ऐसी विदुषी मिले उनको भी प्रणाम करें, उनसे भी सीखें, उनसे भी जानें। राइट। शांतनु जी, थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए। हमने बहुत सारी बातें की कुंभ के बारे में, बहुत आनंद आया। एंड आई थिंक ये मोटिवेशन इनफ होना चाहिए लोगों के लिए कि कुंभ में वो जाए, और अगर नहीं जा सकते हैं तो ये पॉडकास्ट तो उन्हें पता ही चल गया, नॉलेज मिल गया, ये किताब है। देखिए, मैं एक बात इस पर कहना चाहूँगा। देखिए, ये कुंभ की परंपरा तो हज़ारों सालों की पहले की है, मुगल के काल में, ब्रिटिश काल की, और कई सारों साल। तब तो कोई जोगी बाबा नहीं थे, राइट। तब तो कोई मोदी जी नहीं थे, तब तो कोई फ्लाइटें नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, रोड नहीं चलती थी। उस पंचांग के दिन हज़ारों लोग पहुँच जाते थे। मतलब आज तो यार इतनी अच्छी व्यवस्था है, अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? मतलब ट्रेन ले जा रही है, फ्लाइट ले जा रही है, लग्जरी टेंट है, फ्री टेंट है, खाना फ्री मिल रहा है, कंटेंट बनाने जाओ या डुबकी लगाने जाओ, है ना? इसलिए मतलब अब आपके पास बहाना कोई नहीं है, यू हैव नो रीजन टू मिस इट, राइट? तो और कुंभ बहुत लंबा है, आप मेरे ख्याल से जब तक पॉडकास्ट डालेंगे उसके बाद भी 1 महीना बचा होगा। तो ये नहीं कह रहे तो अब तो टाइम नहीं था, 26 फरवरी को कुंभ खत्म हो रहा है महाशिवरात्रि के साथ। एक चीज़ छोटी सी, मैं वार्निंग तो नहीं, जिस दिन शाही स्नान है ना, वो kumbh.gov.in में देख लीजिए, पर्टिकुलर डेट्स होती है वो कुछ, उस डेट को अगर आप ट्रैवल के लिए स्किप कर दें, बहुत अच्छा चैटबॉट बना हुआ है, chatbot.kumbh.up.gov.in। ओके। इसमें आप जो क्वेरी पूछेंगे 12-13 भाषाओं में रिप्लाई करेगी गवर्नमेंट की वेबसाइट। इसमें खासकर ये है मस्ट विजिट अट्रैक्शंस ना, इसमें विद इन कुंभ अगर जाएंगे तो फ्लैग ऑफ नेशंस, अम्यूजमेंट पार्क, डिजिटल म्यूजियम, मरीन ड्राइव, संगम, ड्रोन शो। हाँ, 2000 ड्रोन्स का शो होगा। वाह। 2000 ड्रोन्स उड़ेंगे और कुछ पर्टिकुलर दिन वो एक तरह की फॉर्मेशंस बनाएंगे। मतलब IT दिल्ली की टीम लगी हुई है वहाँ पे, वो अपने आप आपको वो ड्रोन लगेंगे भी नहीं, आपको लगेगा लाइट्स कोई लेजर शो कर रहा है, लेकिन वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं एक रिमोट कंट्रोल से यहाँ पे। फिर वाटर शो होंगे, सरस्वती कूप होगा। मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पे इतनी अद्भुत हैं कि आप डिजिटल वर्ल्ड से लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों का एक्सपीरियंस होगा। वो दिन बस अवॉइड कर लें, जिस दिन शाही स्नान है वो दिन ना जाए, उसके एक दिन पहले एक दिन बाद चले जाएँ, और आप एक दिव्य कुंभ, एक स्वच्छ कुंभ, एक भव्य कुंभ देख के वापस लौटेंगे। और जो अगर आप अपने अपने परिवारों से जाते हैं
जो खासकर जो एंथू टाइप लोग नहीं होते हमारे परिवारों में, हमारे एलुमनी एसोसिएशंस में, हमारे फैमिली ग्रुप्स में, हमारे एलुमनी ग्रुप्स में, हमारी कंपनी ग्रुप में, उन सब के लिए तो ये आह्वान है, माई कॉल, कि भाई ऑर्गेनाइज करो यार। पैसे पुल होते हैं ना कि बच्चे लोग पार्टी करते हैं, शाम को जाते हैं, एक आध दो ही लोग होते हैं, बाकी सब तो अच्छा ठीक है पुल होकर जाते हैं। तो अपने परिवार को पुल करो, अपने कजन्स को पुल करो, अपनी कंपनियों के लोगों को पुल करो, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करो वहाँ पे जाके, जो भी करो, मतलब मेक श्योर टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं 10 लोगों को लेके जाऊंगा, मैं 20 लोगों को कुंभ दिखा के लेके आऊंगा। हमारी माता जी कहती हैं भाई कुंभ करने से पुण्य मिलता है, कुंभ कराने से डबल पुण्य मिलता है। तो पुण्य भी ले और डबल पुण्य भी ले। क्योंकि आपने कहा कि सभी लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, तो ये जो जितने भी साधु वहाँ पे आते हैं, स्पेशली नागा साधु, ये ऐसे तो हमें कभी दिखते नहीं। आप जिस दिन स्नान करने जाएंगे तो दिखेंगे, जब उनकी पेशवाई होती है दिखेंगे। मैं रेगुलर लाइफ में कह रहा हूँ कि कुंभ के को अगर हम छोड़ दे तो हमें ऐसे दिखते नहीं। कुंभ के टाइम पे वहाँ पे पहुँच कैसे जाते हैं? उनके पास फोन वगैरह भी नहीं होते? नहीं, देखिए ये जितने नागा साधु हैं, हमारे जूना अखाड़े के हैं, है ना, उसके महामंडलेश्वर कौन है? अवधेशानंद जी, गिरी जी, है ना। अब उनके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें रहते हैं, ओके, उसमें इनकी क्रियाएं चलती हैं। उसके साउथ के सेंटर है, उसके नॉर्थ के सेंटर, उस समय सारे लोग जितने जूना अखाड़ा साउथ, जूना अखाड़ा नॉर्थ, जैसे ये लोग हर जगह बटे हुए, उसका मेन हरिद्वार में, वो सारे लोग अपने अपने ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँच जाते हैं। आजकल मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, उसमें पूरा अपनी बसें लेके, अपनी गाड़ियाँ लेके, अपना व्यवस्था लेके पहुँचते हैं वहाँ पे। हाँ, तो व्यवस्था है। तो अगर साधु संत पहुंच सकते हैं वहाँ पे तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। फिर भी देखिए, जो कुंभ का जो ध्येय वाक्य है, जो स्लोगन है यूपी सरकार का, उसके साथ खत्म करते हैं, आओ हम सबके पुण्य फले, मिल के हम सब कुंभ चले। परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।